रैंकिंग डिटरमाइन करती है पर्सन के स्टेटस को और उनके पावर, इंटेलिजेंस, कनेक्शंस, वेल्थ एंड जॉब्स को बढ़ाती है। और इस दुनिया में रैंकिंग ही सब कुछ है। और अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एक लड़के की जर्नी को जिसका नाम लोवे है। तो हमें इस एपिसोड के स्टार्टिंग में लोरी विलेज का सीन दिखाया जाता है और वहीं पर एक लड़का लकड़ियों को काट रहा होता है और यही लड़का अपना एमसी होता है। इसका ही नाम लोवे होता है जो कि 16 साल का है। इस समय लोवे का सारा काम हो चुका होता है। इस समय वो बहुत ज्यादा ही थक चुका होता है और वो इस समय लकड़ियों को उठा करके कहीं पर जा रहा होता है। और जब वो लकड़ियों को उठा करके कहीं पर जा रहा होता है वैसे पीछे से एक आदमी चिल्लाते हुए कहता है, लोवे अगली बार मेरे पैरों की मदद करना। देन अपना लोवे भी पीछे देखते हुए कहता है ठीक है। देन वैसे ही एक लड़की उसी आदमी के फेस में बहुत जोर की किक मारती है और उसी आदमी से चिल्लाते हुए कहती है, लोवे से अपने लिए काम कराना बंद करो। और अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है। इसका नाम याना होता है और ये भी 16 साल की होती है। लेकिन जो वो बूढ़ा आदमी होता है जिसे याना ने लात मारी होती है वो कहता है, लेकिन लोवे हमेशा आइडली खड़ा रहता है और ध्यान भटकाता रहता है। लेकिन वैसे यूना चिल्लाते हुए कहती है वो स्पेस आउट पर्सनैलिटी के साथ में पैदा हुआ है। देन वैसे वो अपने लोवे के पास आ जाती है और उसके कॉलर को पकड़ते हुए और चिल्लाते हुए कहती है, लोवे ये सभी लोग तुम्हें एक कन्वीनियंट टूल के जैसे यूज करते हैं क्योंकि तुम हमेशा ही यस कहते रहते हो। इस समय वो लोवे को इतना ज्यादा हिला रही थी, उसकी तो हालत ही खराब हो चुकी थी। लेकिन वैसे ही लोवे यूना से कहता है मुझे इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। और जब यूना लोवे की बात सुनती है तो दोबारा से चिल्लाते हुए कहती है ये बात नहीं है, इस बात का ये पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर वैसे यूना शांत हो जाती है और कुछ सोचने के बाद कहती है मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा दयालु हो। लेकिन वैसे यूना बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, ओह हाँ मुझे याद आया, क्या तुम इस विलेज के बाहर जाना पसंद करोगे? और फिर वैसे ही लोवे के पास आते हुए लोवे के कान में कहती है, मैंने अभी एक हिडन रास्ते को खोजा है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। लेकिन जब यूना लोवे से ये सारी बात कह रही थी वैसे एक बुढ़ाऊ आते हुए यूना से कहता है, तुम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या तुम लोग विलेज के रूल्स भूल चुके हो? इस विलेज के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो इस विलेज के बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। ये कह करके अपने स्टिक से यूना को मारने लगते हैं। लेकिन वैसे यूना कहती आखिरकार ऐसा क्यों ग्रैंडपा, हम लोग बाहर क्यों नहीं जा सकते? दोबारा से ग्रैंडपा कहता है मैंने कहा ना नहीं तो नहीं। और फिर वैसे वो बूढ़ा कुछ आदमियों को बुलाते हुए कहता है इस लड़की को कहीं पर ले जाकर के बंद कर दो। और फिर दो आदमी यूना को पकड़ के कहीं पर ले जाने लगते हैं। लेकिन यूना इसमें चिल्लाते हुए कह रही थी ये बहुत ज्यादा ही रेडिकुलस है, सीरियसली आप लोग हमेशा ही ऐसे क्यों व्यवहार करते हो मेरे साथ? लेकिन दोबारा से हमें लोवे का सीन दिखाया जाता है जिसके पास अभी एक मोटा सा आदमी आ चुका होता है और लोवे से कहता है, लोवे क्या तुम बाद में पानी निकालने में मेरी मदद कर सकते हो? देन अपना लोवे भी कहता है हाँ जरूर। वो आदमी कहता है तुमने बहुत जल्दी आंसर दे दिया। देन दोबारा से हमें यूना का सीन दिखाया जाता है जो कि इसमें बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है और वहाँ पर कोई यूना से कह रहा होता है इस विलेज में केवल तुम दोनों ही एक उम्र के हो, लेकिन तुम दोनों ही एक दूसरे के पूरी तरह से अपोजिट हो। लेकिन इस समय जो यूना होती है वो चिल्लाते हुए कह रही होती है मैं नहीं चाहती कि हम अलग हो जाएं। और इस समय कोई लोवे से कह रहा होता है, लोवे कभी कभी ब्रेक लेना ठीक होता है और तुम्हारे पास भी कुछ चीजें होंगी जो तुम करना चाहते होगे, क्यों है ना? और जब लोवे उस आदमी की बात सुनता है तो वैसे अपने मन में कुछ सोचने लगता है और सोचने के बाद वैसे ही लोवे कहता है उस आदमी से नहीं मैं मदद करूंगा। और फिर वैसे ही लोवे हमें बताता है जब मेरे माता पिता की पहले ही डेथ हो गई और जब मैं बिल्कुल अकेला रह गया तब सभी लोग मेरे साथ एक फैमिली की तरह व्यवहार करते थे। दरअसल मुझे पता है हर कोई मेरा ध्यान रख रहा है ताकि मैं अकेला न रह पाऊं और मैं उस काइंडनेस को वापस करना चाहता हूँ। और फिर दोबारा से हमें लोवे का सीन दिखाया जाता है जो कि उसी आदमी से कह रहा होता है मुझे सही में इस विलेज और इस विलेज की हर एक चीज से प्यार है। और जब लोवे के सामने वाला आदमी लोवे की बात सुनता है तो वो रोने लगता है और रोते हुए कहता है और फिर इमोशनल में आते हुए कहता है लोवे क्या तुम आज से मेरे घर में रहना चाहोगे? लेकिन लोवे उस आदमी से कहता है नहीं अभी मुझे पास होना होगा और जो घर मेरे माता पिता ने मेरे लिए छोड़ा था वो अभी भी मेरे पास है। देन वैसे ही जो लोवे होता है वो उस आदमी की मदद करने लगता है पानी उठाने में और उठाते हुए अपने मन में कहता है मेरे लिए बस ये विलेजर से सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, मेरे लिए इस विलेज के बाहर का वर्ल्ड ज्यादा मायने नहीं रखता है। और अब यहीं पे सीन कट होता है, दोबारा से यूना का सीन दिखाया जाता है कि एक बैम्बू के केज में बंद होती है और उस केज के अंदर से बस अपने सामने देख रही होती है। फिर वैसे उस बुढ़ाऊ चिल्लाते हुए कहती है मुझे इस जगह से बाहर निकालो। लेकिन वैसे ही वो बुढ़ाऊ कहता है सचमुच इस बच्चे को थोड़ा बहुत तो लोवे जैसा होना चाहिए था। लेकिन वैसे ही जो यूना कहती है लेकिन दादी माँ आखिर हम गाँव क्यों नहीं छोड़ सकते? और वैसे भी हम लोग तो कभी कभी व्यापारियों को भी बुलाते हैं तो इससे बड़ी बात क्या है? जब वो व्यापारी यहाँ आ जा सकते हैं तो हम लोग बाहर क्यों नहीं जा सकते? क्या ऐसा नहीं है? और क्या बात सिर्फ इतनी सी है कि जो बाहरी दुनिया है वो बहुत ज्यादा बड़ी है? और अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोग क्यों बस इसी विलेज में क्यों अटके रहते हैं, इस विलेज के बाहर क्यों नहीं निकलते? और जब दादी माँ यूना की बात सुनती है तो यूना से कहती है क्योंकि हम लोग वो लोग हैं जिनसे नाराजगी है। और जब यूना ये बात सुनती है तो वैसे दादी माँ से कहती है क्या नाराज? वैसे हमसे कौन नाराज है? लेकिन वैसे ही दादी माँ कहती हैं तुम्हें ये सब जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और किसी दिन समय सब कुछ सुलझा देगा। और अब इसी के साथ
साथ में यही पे सीन कट होता है, दोबारा से लोवे का सीन दिखाया जाता है जो कि इस समय बाल्टियों से पानी वगैरह कुछ भर रहा होता है। देन वैसे ही लोवे अपने पसीने को पोंछते हुए कहता है ऑल राइट, मैंने आखिरकार पानी भरना खत्म ही कर लिया। और जब लोवे ये सब कुछ कह रहा होता है वैसे ही पीछे से लोवे के ऊपर पत्थर मारता है। देन वैसे ही लोवे पीछे मुड़कर देखने लगता है और पत्थर और किसी ने नहीं बल्कि यूना ने ही मारा होता है। देन वैसे ही यूना लोवे को अपने पास बुलाने लगती है। लोवे भी उसके पीछे पीछे आते हुए यूना से कहता है तुम फिर से चुपके से बाहर निकल गई। यूना लोवे से कहती है कई बार पकड़े जाने के बाद बच निकलना बहुत आसान है। दोबारा से लोवे कहता है हालांकि ये डींगे मारने की बात नहीं है, लेकिन वैसे यूना एक अजीब सा फेस बनाते हुए लोवे से कहती है लोवे मेरे पीछे आओ। इस समय जो यूना थी वो एक टनल के पास पहुंच चुकी थी, मतलब ये शायद एक इस विलेज से बाहर निकलने का रास्ता है। इस समय यूना लोग वहीं पर पहुंच चुके थे और जब अपना लोवे ये सब कुछ देखता तो वैसे ही यूना से कहता है अगर हम लोग दोबारा से विलेज के आउटसाइड जाएंगे तो ग्रैंडपा बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। लेकिन वैसे यूना कहती है अरे सब कुछ ठीक है, बस हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे और इसके अलावा मुझे कुछ मिला है, मैं वो तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। इस समय दोनों लोग ही बस एक दूसरे को ध्यान से देख रहे थे और अब यहीं पे सीन कट होता है, दोनों का सीन दिखाया जाता है। दोनों लोग इस समय विलेज के बाहर आ चुके थे और बस एक जंगल में आगे बढ़ते ही जा रहे थे। इस समय यूना आगे आगे चल रही थी और जो अपना लोवे था वो पीछे पीछे चलता जा रहा था यूना के। वैसे यूना एक जगह पर रुक जाती है और एक जगह पर इशारा करने लगती है जिससे कि लोवे भी उस तरफ देखने लगता है। इस समय लोवे कुछ देखकर हैरान हो चुका था और बस वो ध्यान से अपने सामने बस देखता ही जा रहा था। तभी हमें उनके सामने की व्यू को दिखाया जाता है। इस समय सही में जो उनके सामने का व्यू था वो बहुत ज्यादा ही अच्छा था। इस समय वो दोनों लोग ही वहां से खड़े होकर के बस उस व्यू को ही देख रहे थे और इस समय जो यूना थी वो बहुत ज्यादा ही खुश थी और लोवे से कहती है लोवे जरा देखो कितना ज्यादा ही सुंदर है, ये बाहर का वर्ल्ड कितना ज्यादा सुंदर है। इस समय जो अपना लोवे था वो भी बस ध्यान से अपने सामने देखता जा रहा था और फिर वैसे ही लोवे भी हंसते हुए कहता है, स्माइल करते हुए कहता है सही में ये इनक्रेडिबल है। इस समय लोवे भी बहुत ज्यादा खुश था और लोवे को इतना ज्यादा खुश देखकर जो इस समय यूना थी वो भी स्माइल कर रही थी और बहुत ज्यादा खुश थी। और फिर वैसे ही यूना एक बुक को निकालते हुए लोवे से कहती है हे क्या तुम आउटसाइड वर्ल्ड के रूल्स को जानते हो। और जब लोवे यूना की बात सुनता है तो यूना से कहता है कैसे रूल्स। देन दोनों लोग एक साथ बैठ जाते हैं और यूना लोवे को बताती है इस बुक के अकॉर्डिंग जो कि मैंने सीक्रेटली मर्चेंट से ली थी चुपके से, उसमें बताया गया है कि जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसमें एक सिस्टम होता है जिसे कि रैंकिंग कहते हैं और रैंकिंग बहुत सारे प्रकार की होती है जैसे कि एडवेंचरर, कॉरियर्स, डॉक्टर्स, म्यूजिशियंस और जो लोग इनमें लिस्ट बनाते हैं उन्हें रैंकर्स कहा जाता है। और इसके अलावा जो वेपन्स, फूड, स्ट्रेंथ और वेल्थ होती है हर एक चीज की इस वर्ल्ड में रैंकिंग है और ऐसा लगता है जैसे हर कोई सीरियसली कम्पीट कर रहा है एक दूसरे से। और जब अपना लोवे यूना की बात सुनता है तो उससे बुक लेते हुए कहता है तो आउटसाइड वर्ल्ड्स के भी अपने खुद के रूल्स हैं। और जब यूना लोवे की बात सुनती है तो लोवे से कहती है हाँ लेकिन ये विलेज के नियमों के विपरीत है एकदम, और क्या तुम्हें ये मजेदार नहीं लगता। देन ये कहने के बाद बहुत ज्यादा खुश होते हुए लोवे से कहती है मैं रैंक एडवेंचरर बनना चाहती हूँ और मैं पूरी दुनिया में राइवल से कम्पीट करके इस पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करना चाहती हूँ और एक दिन मैं एक ऐसी इंसान बन जाऊंगी जो कि बहुत ज्यादा कूल और रिस्पेक्टेड होगा जिसकी सभी लोग बहुत ज्यादा इज्जत करेंगे। देन लोवे उसकी जब ये बात सुनता है तो यूना की तरफ देखने लगता है और फिर यूना से कहता है लेकिन हमें विलेज के बाहर जाना अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस समय यूना जो थी वो बिल्कुल भी किसी की नहीं सुनने वाली थी। वो हंसते हुए बस ये कह रही थी मुझे उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले डिसाइड कर चुकी हूँ, मैं तो जा रही हूँ। तो लोवे तुम भी मेरे साथ चलो, चलो चले एक एडवेंचर पे। लोवे तुम्हें वहाँ जाना होगा और हाँ जरा तुम याद करो पहले जब हम लोग 5 साल के थे तब एक बहुत बड़े बर्ड ने मुझ पर अटैक किया था तो तब तुमने मुझे बचाया था, क्या तुम्हें नहीं याद। और जब लोवे यूना की बात सुनता है तो यूना से कहता है क्या ऐसा कभी कुछ सच में हुआ था। लेकिन वैसे यूना कहती है हाँ ऐसा हुआ था, वो एक हरे रंग के बिन भिनाती हुई चीज थी जो कि वोंग वोंग कर रही थी। और जब लोवे उसकी बात सुनता है तो कहता है क्या वोंग वोंग। दोबारा से यूना लोवे से कहती है मुझे उसी मोमेंट से मालूम चल चुका था, भले ही तुम हर समय ध्यान भटकाते रहते हो लेकिन जब तुम अपना दिल इसमें लगाते हो तो तब तुम किसी भी इंसान से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाते हो। देन ये कहने के बाद हंसते हुए यूना अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए और स्माइल करते हुए कहती है तुम गाँव के बाहर और भी ज्यादा साइन करोगे तो आओ मेरे साथ इस वर्ल्ड की खोज करो। देन वैसे ही जो लोवे होता है वो अपने सामने देखते हुए कुछ अपने मन में सोचने लगता है। लेकिन वैसे ही लोवे यूना से कहता है यूना तुम्हारा शुक्रिया लेकिन अभी भी मैं इस विलेज से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। और जब यूना दोबारा से तो चिल्लाते हुए और बुक मारते हुए यूना से कहती है तुम बेवकूफ कहीं के, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, तुम सही में एकदम इडियट हो। और फिर वैसे ही गुस्से में वो आगे जाते हुए कहती है तो ठीक है मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे बिना ही जा रही हूँ, तुम इस विलेज में हमेशा के लिए फंसे रह सकते हो, मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है करो जाके। लेकिन जो लोवे होता है उससे कहता
है वापस जाते समय सावधान रहना, और ये कह करके बस सामने की तरफ देखता रह जाता है और सामने देखते हुए अपने मन में कहता है यूना विलेज को छोड़कर जा रही है। मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा था। और इस समय जो लोवे था वहाँ पर बस शांति से अभी भी बैठा हुआ था, और बैठे बैठे लोवे को ऐसे ही शाम हो जाती है, लेकिन अभी भी जो लोवे था वहाँ पर बैठा हुआ था। और फिर वैसे ही लोवे कहता है मुझे लगता है कि अब मुझे वापस चले जाना चाहिए। और फिर वैसे ही लोवे अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो जाता है और एक साइड खड़ा होकर के बस ऊपर की तरफ देखने लगता है। वो ऊपर किसी चीज को नोटिस करता है। देन वैसे ही हमें ऊपर किसी एक चीज को दिखाया जाता है, और उस चीज को देखते हुए लोवे बस ये कहता है आखिरकार ये चीज है क्या। देन वैसे ही जो वो चीज होती है वो बहुत ज्यादा ही चमकने लगती है, और फिर वैसे ही जो वो उड़ती हुई चीज थी वो नीचे की तरफ बहुत ज्यादा ही एनर्जी गिराने लगती है, जिससे कि चारों तरफ बहुत ज्यादा ही एनर्जी चारों तरफ फैलने लगी थी, जिसकी वजह से लोवे को भी खड़े रहने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी थी। ये सब कुछ देखते हुए लोवे कहता है आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है। और जब वहां से धूल वगैरह हटती है और जब लोवे अपने सामने देखता है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है, जस्ट अभी ये क्या हुआ। देन वैसे ही लोवे बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसे कुछ तो बुरी सी फीलिंग्स आ रही थी उसके मन में। उसे किसी ना किसी चीज को तो नोटिस किया था, जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर से पसीना निकलने लगा था। फिर वैसे ही बहुत तेजी से विलेज की तरफ भागने लगता है, और वापस भागते हुए अपने मन में कहता है सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ होगा। यूना, ग्रैंडपा और भी सभी विलेजर्स। और फिर वैसे ही जो लोवे होता है वो एक किनारे पर पहुंच जाता है, और इस समय जो लोवे था वो कुछ देखकर बहुत ज्यादा ही हैरान हो चुका था। और फिर वैसे में सामने दिखाया जाता है जो इस समय विलेज था वो पूरा का पूरा गायब हो चुका था। जिस जगह पर विलेज था वो एरिया पूरा का पूरा खाली हो चुका था। वहाँ पर विलेज होने का एक भी निशान नहीं बचा था। और उस चीज को देखने के बाद लोवे वैसे ही कहता है क्या ये सब कुछ क्या हुआ, मेरा विलेज ऐसा नहीं हो सकता। यूना, ग्रैंडमा, कोई तो बोलो, क्या कोई यहाँ पर है। देन वैसे ही वो अपने पास्ट के मोमेंट को याद करता है जहाँ पर यूना कह रही होती है लोवे क्या सब कुछ ठीक है, मैं हमेशा ही तुम्हारे साइड रहूंगी। इस समय ये सब कुछ सोचकर लोवे के आंखों में आंसू आ चुके थे। देन लोवे सारे विलेजर्स को याद करता है जो कि कह रहे होते हैं लोवे तुम बिल्कुल भी अकेले नहीं हो, हम सभी लोग तुम्हारे साथ हैं, अब से हम सभी लोग फैमिली है। इस समय लोवे को ये सब कुछ सोचकर बहुत ज्यादा ही रोना आ रहा था। वो बस बहुत जोरों से रोए जा रहा था। इस समय उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, और फिर वैसे ही रोते हुए लोवे कहता है क्यों, आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। और जब लोवे ये सब कुछ सोचते हुए रो रहा था वैसे ही वहाँ पर कोई आते हुए कहता धत तेरी कि मैं एक बार फिर से लेट हो गया, मैं तो बस सब कुछ देखता ही रह गया। देन वैसे ही मैं वहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता जो कि वहाँ पर पहुंच चुका था, जिसे कि इस समय अपना लोवे भी ध्यान से देखने लगा था। देन वैसे ही वो आदमी वहाँ से लोवे के पास आने लगता है, और लोवे के पास आते हुए लोवे से कहता है क्या तुम स्टोरी विलेज के सर्वाइवर हो। देन अपना जो लोवे होता है उससे कहता है हाँ। जब वो आदमी ये बात सुनता है तो लोवे से कहता है बहुत ज्यादा ही टफ होगा, लेकिन अब चिंता मत करो वो आइसलैंड अब जा चुका है। और जब लोवे ये बात सुनता है तो वैसे कहता है क्या आइसलैंड, कैसा आइसलैंड, क्या तुम जानते हो कि वो चीज क्या थी, तुम जल्दी से मुझे बताओ गांव का क्या हुआ, उस विलेज का क्या हुआ, और मेरे विलेज में रहने वाले उन लोगों का क्या हुआ, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है मुझे प्लीज बताओ, वो चीज आखिर कैसी चीज थी प्लीज मुझे बता दो। और जब वो आदमी लोवे की ये सारी बात सुनता है तो लोवे से कहता है उस विलेज को भूल जाओ, इसमें जिस जगह का नाम लिखा है उस तरफ जाओ तो तुम वहां से आराम से सेफली रह पाओगे। और जब लोवे उसे अपने क्वेश्चंस का आंसर देते हुए नहीं देखता है तो बहुत ज्यादा लोवे गुस्सा हो जाता है और उसके कॉलर को पकड़ते हुए गुस्से में कहता है मेरा जवाब दो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे आंसर दो। और जब वो आदमी लोवे की बात सुनता है तो वैसे ही कहता है जरा सिचुएशन को देखो, पूरा का पूरा विलेज जस्ट वैनिश हो गया, पूरा खत्म हो गया, और ये कोई ऐसा वैसा वर्ल्ड नहीं जिसमें तुम जैसे बच्चे इन्वॉल्व हो, तो इसीलिए पास्ट को भूल जाओ। लेकिन इस समय जो लोवे था उस आदमी की ये सारी बातें सुनकर एकदम पास हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी आंसू निकलते जा रहे थे। और मैंने तुमसे जो चीज कहा है बस तुम वही कर सकते हो। और ये कहकर के वहाँ से वो आदमी जाने लगता है। वो आदमी वहाँ से जाते हुए और अपने दादों को पीसते हुए अपने मन में कहता है प्लीज आगे और ना खोदे, और तुम्हें एक और कैजुअलिटी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब जो लोवे था वो उसने रोना बंद कर दिया था। इस समय वो अपने दांतों को पीसते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर वैसे ही जो लोवे होता है वो यूना की बातों को याद करता है। जब यूना लोवे से कह रही थी मुझे उसी समय पता चल गया था, भले ही तुम हर समय ध्यान भटकाते रहते हो लेकिन जब तुम अपना दिल किसी चीज में लगाते हो तो फिर तब तुम किसी से भी ज्यादा स्ट्रोंगर हो जाते हो। और इस समय जो अपना लोवे था वो बहुत ज्यादा ही डेंस ऑरा को निकालने लगा था अपने शरीर से। उसके शरीर से इस समय बहुत ज्यादा ही डार्क ग्रीन कलर की एनर्जी बहुत ज्यादा ही मात्रा में निकलने लगी थी। और इस चीज को वो आदमी भी नोटिस कर लेता है। और फिर वैसे ही वो आदमी पीछे की तरफ लोवे की तरफ देखने लगता है। इस समय लोवे बस गुस्से में अपने दांतों को पीस रहा था। और फिर गुस्से
में अपने दांतों को पीसते हुए उस आदमी से कहता है, आखिरकार मैं उन सबको कैसे भूल जाऊं। मैं उस आइसलैंड जाऊंगा और मैं सभी को, हर एक आदमी को वापस लाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इस समय लोवे के शरीर से बहुत ज्यादा ही एनर्जी निकल रही थी और इस समय लोवे बहुत ज्यादा ही गुस्से में था और बस उसके शरीर में अपने आप ही एनर्जी निकलती जा रही थी। उसके शरीर से इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और चारों तरफ फैलती जा रही थी। और इस समय लोवे ध्यान से बस उसी आदमी को देख रहा था। और अब इसी के साथ में लोवे हमें अब अपने पास्ट के बारे में बताता है। लोवे कहता है, जब मैं छोटा था तब मेरे पेरेंट्स लैंडस्लाइड में मर गए और तब मैं अकेला रह गया, लेकिन विलेजर्स ने मेरा ख्याल रखा और जो ना हमेशा मेरे साथ रहती, मेरे साइड में रहती। वो सभी लोग बहुत ज्यादा ही अच्छे लोग थे और वो लोग कभी किसी हर्ट हुए इंसान को ऐसे नहीं देख सकते थे और उन सभी को मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं उस आइसलैंड में जाऊंगा और मैं उन सभी को वापस लाऊंगा, भले चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और इस समय जब वो सामने वाला आदमी अपने लोहे की इतनी ज्यादा पावर को निकलते हुए देखता है तो वैसे उसको ध्यान से देखते हुए अपने मन में कहता है, आखिरकार इस प्राणा का अमाउंट क्या है जो इसके शरीर से प्राणा निकल रहा है, ये कितना हो सकता है? क्या आसपास का स्पेस डिस्ट्रॉय हो रहा है? और अब हमें प्राणा के बारे में बताया जाता है। प्राणा रिफर करता है लिविंग बीइंग की मेंटल एनर्जी को और ये एक पावर होती है जिसे कोई भी पोजेस करता है, लेकिन कुछ लोग इससे अवेयर होते हैं। हालांकि प्रतिभाशाली व्यक्ति इसका जानबूझकर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा ये आमतौर पर कलरलेस और ट्रांसपेरेंट होता है और जिसके पास पावरफुल प्राणा होता है वो लोग अपने प्राणा को सबको दिखा सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि कुछ ऐसी स्पेशल रेसेस हैं जो कि पोजेस करते हैं स्पेशल प्राणा को। देन दोबारा से हमें उसी आदमी का सीन दिखाया जाता है जिससे कि इसमें बहुत ज्यादा ही दिक्कत होने लगी थी अपने लोहे के प्राणा से और अपने दांतों को पीसते हुए। वैसे ही ये आदमी कहता है, सो ये है बेबल का सर्वाइवर। मैं प्रोटेक्शन को प्रायोरिटाइज करना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कुछ ही सालों में अपने आप ही भाग जाएगा अपने सर्कमस्टांसेस को जाने बिना। और ये सब कुछ सोचने के बाद जो वो आदमी होता है उस लड़के के सामने एक स्वर्ड फेंक देता है। देन वैसे ही जो वो स्वर्ड होती है वो लोहे के सामने आकर के खड़ी हो जाती है, गड़ जाती है जमीन में, जिससे कि लोहे भी ध्यान से देखने लगता है। देन दोबारा से वही आदमी लोहे से कहता है, अगर तुम उस आइसलैंड जाना चाहते हो तो फिर इस स्वर्ड को उठाओ और अगर मैंने तुम्हारे अंदर पोटेंशियल देखा तो मैं तुम्हें खुद ट्रेन करूंगा। अपना लोवे भी अपने एनर्जी को निकालते हुए उस स्वर्ड की तरफ देखने लगता है और फिर वैसे उस स्वर्ड को निकाल लेता है। देन दोबारा से हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है इस समय जो कि अपने प्राणा को भी निकालते हुए कहता है, मुझे मारने के इरादे से मेरे पास आना। इस समय वो आदमी भी अपने डार्क रेड कलर के ऑरा को निकालने लगा था, मतलब कि प्राणा को निकालने लगा था। इस समय दोनों लोग ही एक दूसरे के सामने खड़े थे और दोनों ही अपने अपने प्राणा को अनलिस्ट कर रहे थे। और इस समय जो अपना लोवे था वो भी उस आदमी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो चुका था और फिर वैसे ही अपना लोवे उस स्वर्ड को उठा करके उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इस समय लोवे जस्ट उस आदमी के सामने था और अपने पूरी एनर्जी को अनलिस्ट करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा था। देन वैसे ही लोवे अपने स्वर्ड को उसके ऊपर हिट करने के लिए आगे बढ़ाता है। देन वो आदमी भी लोवे के अटैक को ब्लॉक करते हुए अपने मन में कहता है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था ये एक बिगिनर है लेकिन इसका प्रेशर सभी से ऊपर है। इस समय दोनों लोग ही अपनी अपनी स्वर्ड एक दूसरे से क्लैश कर रहे थे। इस समय लोवे अपनी सारी ताकत इसमें लगाए दे रहा था। इस समय लोवे के शरीर से और भी ज्यादा डेंस कलर का डार्क ग्रीन ऑरा निकलने लगा था और ये देखते हुए वो आदमी अपने मन में कहता है, सही में जो इसके प्राणा की वेव से बहुत ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इस समय लोवे के शरीर से बहुत ज्यादा ही प्राणा की वेव्स निकलने लगी थी और इस समय वो आदमी लोवे के अटैक को ब्लॉक करते हुए अपने मन में कहता है, ये लड़का सही में एक असली डील है। इस लड़के से डील करना सही में बहुत मुश्किल है। इस समय लोवे अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, इसी वाले अटैक में अपनी और भी पावर लगाने लगा था। इस समय लोवे की आंखें प्राणा से पूरी तरीके से भर चुकी थी और इस समय लोवे पूरी तरीके से फ्यूरियस हो चुका था। देन वैसे ही वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। लोवे के शरीर से बहुत ज्यादा ही मात्रा में वेव्स निकलने लगती हैं, बहुत ज्यादा ही मात्रा में प्राणा निकलने लगता है जो कि बहुत दूर से भी दिखाई दे रहा था। और इस वाले अटैक से, इस वाले लोवे के अटैक से बहुत ज्यादा ही प्रेशर निकला था जो कि चारों तरफ ही बहुत बुरी तरीके से फैल चुका था। देन इसी के साथ अब यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें दोबारा से उसी आदमी और लोवे का सीन दिखाया जाता है। इस समय वो आदमी लोवे को बता रहा होता है। देन वैसे ही अपने लोवे से कहता है, उस आइलैंड को गॉड का आइलैंड भी कहते हैं और वो आमतौर पर बहुत बड़े समुद्र में तैरता है। और कुछ आइलैंड ऐसे भी होते हैं जो कि अलग अलग जगहों में प्रकट होते हैं और जहाँ पर वो आइलैंड प्रकट होते हैं तो वो वहाँ के लोगों और वहाँ की जमीन को पूरी तरीके से मिटा देते हैं। और मैं ये सब कुछ होने से रोकने के लिए काम करता हूँ, लेकिन मैं दोबारा से लेट हो गया। और एक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ह्यूमंस होते हैं वो उस लाइट में लिपट
बैठ जाते हैं और जो इंसान शायद उस लाइट के अंदर आते हैं उन्हें शायद गॉड के आइलैंड में ले जाया जाता है। और जब लोवे वो बात सुनता है तो वैसे ही उस आदमी से कहता है अगर मैंने भी उस लाइट को टच किया होता तो, लेकिन वैसे ही वो आदमी कहता है मैंने ये कहा है कि ये सिर्फ एक थ्योरी है और अगर वो लोग जिंदा भी होंगे तो आखिरकार कौन ही जानता है कि उनके साथ होता क्या है। और जब लोवे उस आदमी की सारी बात सुनता है तो वैसे ही खड़े होते हुए कहता है तो आखिरकार अब मुझे करना क्या होगा। देन वो आदमी लोवे को बताता है सबसे पहले तुम्हें डायरेक्ट अप्रोच करना होगा द एडवेंचरर रैंकिंग में। तुम्हें सबसे पहले एडवेंचरर रैंकिंग की टॉप 10 की लिस्ट में आना होगा, तुम्हें टॉप 10 की रैंक के अंदर आना होगा। देन लोवे जब ये सारी बात सुनता है तो वैसे ही कहता है ये एडवेंचरर रैंकिंग क्या होती है। देन वो आदमी लोवे को बताता है एडवेंचरर्स वो होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं जीने के लिए और जो अनएक्सप्लोर टेरिटरीज हैं उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए, और जो लोग ये काम करते हैं उन्हें ही एडवेंचरर कहते हैं। और एडवेंचरर रैंकिंग में ही सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और एडवेंचरर रैंकिंग के जो टॉप कैंडिडेट्स होते हैं वो किसी मॉन्स्टर से कम बिल्कुल भी नहीं है। और अगर तुम वहां पर टॉप 10 की रैंकिंग में आ पाते हो तो तब तुम गॉड के आइलैंड में जा सकते हो। और जब लोवे उस आदमी की ये सारी बात सुनता है तो वैसे अपनी मुट्ठी को टाइटली बंद कर लेता है। देन दोबारा से वही आदमी कहता है और जो गॉड्स का आइलैंड है वो डेंजर जोन रैंकिंग नंबर 1 पे आता है और आज तक वहां पर गया हुआ एडवेंचरर एक भी एडवेंचरर कभी भी वापस नहीं लौटा है। और क्या तुम अभी भी वहां पर जाना चाहते हो। और जब लोवे उस आदमी की बात सुनता है तो वैसे उस आदमी से कहता है हाँ मैं वहां अभी जाना चाहता हूँ। वो आदमी लोवे से कहता है ठीक है तो अभी से स्टार्ट करते हैं, मैं तुम्हें पूरे 1 साल तक सिखाऊंगा लेकिन मैं तुम्हें केवल स्वर्ड ही सिखा सकता हूँ। तो 1 साल बाद तुम मुझे स्ट्रिपिंग स्टोन जैसे यूज करना और फिर मुझे पार करने के बाद अपने दम पर एडवेंचर रैंकिंग पर आगे बढ़ना। मैं एडोल हूँ और मैं द नाइट रैंकिंग की नंबर 1 रैंक पर आता हूँ। मैं इस ह्यूमैनिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट हूँ। वैसे बच्चे तुम्हारा नाम क्या है। और ये कह करके एडोल अपना हाथ आगे बढ़ाता है। देन लोवे भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है मेरा नाम लोवे है। देन वैसे ही दोनों लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। देन एडोल लोवे से कहता है मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतूंगा, इसके अलावा तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे एक ही स्ट्राइक के साथ में कट कर दिया। इस समय जो लोवे था वो बस ध्यान से उनकी बातों को सुन रहा था और उनकी तरफ भी ध्यान से देख रहा था। और अब यहीं से लोवे का नर्क वाला साल शुरू होता है और यहीं से जो अपने लोवे की ट्रेनिंग थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। लोवे के दोनों हाथों और पैरों पे छाले निकलने लगे थे, मसल्स फट गईं, हड्डियां कुचल दी गईं और मेरे शरीर के हर छिद्र से खून बह निकला। और उसके बाद एडोल ने कभी भी मुझसे उस गॉड के आइसलैंड के बारे में कभी बात नहीं की, मानो वो मुझसे कह रहे हो कि अब जो कुछ भी है मैं वो अपने आप से करूं, हर एक चीज में अपने आप से खोजूं और अगर ये सब कुछ मेरे लिए इम्पॉसिबल हो तो मैं हार मान लूं। विलेजर्स अभी भी जिंदा होंगे, फिलहाल मेरे पास एक पर विश्वास करने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं है। और आखिरकार वो विलेजर्स गायब क्यों हुए, आखिरकार एग्जैक्टली वो गॉड का आइलैंड है क्या। सच को जानने के लिए मैं एडवेंचर रैंकिंग पर क्लाइंब करूंगा। ऐसे ही लोवे को ट्रेनिंग करते करते 1 साल बीत चुके होते हैं। जिस जगह को हम लोग पहले देख चुके हैं हमें उसी जगह का अब दोबारा से सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपने लोवे और एडोल दोनों एक साथ खड़े होते हैं और उस सामने वाले नजारे को देख रहे होते हैं। वहाँ पर एडोल लोवे से कहता है क्या तुम तैयार हो। देन अपना लोवे भी कहता है हाँ मैं काफी समय पहले से ही तैयार हूँ। देन सामने देखते हुए अपने मन में कुछ सोचने लगता है। देन वैसे ही आंखों को बंद कर लेता है। देन यूना को याद करता है जब यूना लोवे से कह रही होती है मैं रैंक एडवेंचरर बनना चाहती हूँ, लोवे मेरे साथ चलो, चलो चले एक एडवेंचर पर चलते हैं। देन ये सब कुछ सोचने के बाद लोवे अपने मन में कहता है यूना जो बाहरी दुनिया के लिए तरसती थी वो चली गई और ये सोचना कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो इस जर्नी पर अकेले निकलेगा और अब से यूना का सपना मैं थामे रखूंगा। और इस समय जो लोवे था वो बस वहाँ पर खड़े होकर के बस सामने की तरफ देख रहा था। इस समय जो लोवे के टीचर यानी कि एडोल थे वो वापस जाते हुए लोवे से कहते हैं चलो चले लोवे। लोवे भी कहता है हाँ। देन एडोल लोवे से कहता है तुम बहुत ज्यादा ही लंबे हो गए हो। देन अपना लोवे भी कहता है हाँ ये मेरा ग्रोइंग पीरियड है। इस समय जो अपना लोवे था वो 17 साल का हो चुका था और हमें यहाँ पर बताया जाता है जो हमारा लोवे है वो इस पूरी ह्यूमैनिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट का डिसिपल है और गॉड के आइलैंड की और उसका सफर यहाँ से शुरू होता है। और अब यहाँ पे सीन कट होता है और अब हमें कैपिटल सिटी त्राकिस्ता का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही सुंदर सिटी होती है। और वहीं पर हमें द अपराइजल बुरियो के त्राकिस्ता ब्रांच का सीन दिखाया जाता है और वहीं पर अंदर एक लड़की हेड डाउन किए हुए बैठी होती है और वहाँ पर हेड डाउन किए हुए सो रही होती है। देन वैसे ही वो लड़की अचानक से उठ जाती और चिल्लाते हुए कहती है मैं ट्रबल में हूँ, मैं तो फिर से सो गई। और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है उसी प्लेस में और वहीं पर जो व्हाइट कपड़ों वाली लड़की होती है वो छोटी लड़की से कह रही होती है क्या तुम सारी रात जाग कर रैंकिंग की चेकिंग कर रही थी। देन वैसे वो छोटी वाली लड़की कहती है क्या बात है मैं तो एक अपराइजर हूँ। व्हाइट कपड़ों वाली लड़की वैसे ही कहती है यही वजह है कि तुम्हें अपनी कंडीशन पर और भी ज्यादा बेहतर ख्याल रखना चाहिए, मेरे जैसे नहीं जो डेस्क ड्यूटी पर हैं
और वैसे भी तुम तो लोगों की रैंकिंग को डिटरमाइन करती हो क्यों, है ना। देन वो लड़की भी अपने सामने वाली लड़की की तरफ देखने लगती है और अब हमें अप्राइजर के बारे में बताया जाता है, जो लोग रैंकर्स के स्किल्स का आकलन करते हैं और इस वर्ल्ड में अकॉर्डिंगली रैंकिंग को अपडेट करते हैं, उन्हें ही अप्राइजर कहते हैं। और एक अप्राइजर के पास व्यापक विशेषज्ञता होनी चाहिए और उन्हें फेयर जजमेंट्स को लेना होता है, दूसरों की मेरिट और रैंक को जज करने के लिए कैपेबल बनना पड़ता है और अप्राइजर को खुद भी सेवरल असेसमेंट पास करने होते हैं। और ये इस वर्ल्ड में सबसे सख्त नौकरियों में से एक नौकरी है और ये नौकरी केवल चुने हुए लोगों को ही सौंपी गई है। और अब दोबारा से हमें उसी लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है, भले ही मैं एक अप्राइजर हूँ लेकिन अभी भी मैं बॉटम टीयर पर हूँ और मैं जो चाहती हूँ मुझे वो करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और मुझे अपनी रैंक और भी बढ़ानी होगी। देन वैसे ही व्हाइट कपड़ों वाली लड़की कहती है, तुम करना क्या चाहती हो। देन पीले कपड़ों वाली लड़की हंसते हुए कहती है, वैसे तो करने को बहुत सारी चीजें हैं। देन व्हाइट कपड़ों वाली लड़की कहती है, एक अप्राइजर के लिए अगर तुम जल्दी प्रमोशन पाना चाहती हो तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, एक स्किल्ड रैंकर की अप्राइजर बन जाओ। जब पीले कपड़ों वाली लड़की ये बात सुनती है तो वैसे ही व्हाइट कपड़ों वाली लड़की से कहती है, जो तुम कह रही हो वो सच है लेकिन मुझे अभी कोई ऐसा रैंकर नहीं मिल रहा जो मुझे पसंद हो। व्हाइट कपड़ों वाली लड़की चिल्लाते हुए कहते, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स तो बहुत ज्यादा ही हाई हैं। पीले कपड़ों वाली लड़की कहती है, ऐसा नहीं है, आजकल के रैंकर्स बस बेकार हैं और पहले के दिनों में रैंकिंग कंपटीशन बहुत ज्यादा ही फियर्स होते थे, लेकिन अब जो मोस्ट कैटेगरीज में रैंक होती है टॉप की वो अब फिक्स हो जाती है और इससे हम अप्राइजर के आसपास होने का उद्देश्य ही विफल हो जाता है और रैंकिंग की वैल्यू सिर्फ लगातार रैंकिंग की अपडेट्स में होता है। और जब व्हाइट कपड़ों वाली लड़की ये बात सुनती है तो वैसे उस लड़की से कहती है, तुम रैंकिंग मैनियक हो क्यों। देन वो लड़की भी हंसते हुए कहती है, हाँ। देन व्हाइट कपड़ों वाली लड़की अपने मन में कहती है, ऐसे ही पीले कपड़ों वाली लड़की कहती है, मैं सोच रही थी क्या वहाँ कोई है एक नया उभरता सितारा जो रैंकिंग को पूरा पलट दे। देन जो व्हाइट कपड़ों वाली लड़की होती है वो दरवाजा खोलते हुए कहती है, तुम्हारा वो न्यू स्टार यहाँ पर हो सकता है। और अब हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और वहीं पर वो दोनों लड़कियां भी आ चुकी होती हैं। और जब छोटी लड़की उन सबको देखती है तो वैसे ही कहती है, इस साल ये तीसरी बार है कि वे लोग एडवेंचर रैंकिंग रजिस्ट्रेशन एग्जाम को होल्ड कर रहे हैं और क्या यहाँ हमेशा ही इतनी भीड़ रहती है। और जब चश्मे छोटी लड़की की बात सुनती है तो वैसे उससे कहती है, आमतौर पर तो वैसे कम लोग होते हैं और आज शायद इतने ज्यादा लोग इसलिए हैं क्योंकि आजाबाद फॉरेस्ट को 2 महीने पहले डेंजर जोन रैंकिंग में ऐड किया गया था। और छोटी लड़की जब ये बात सुनती है तो वैसे ही कहती है, हाँ ये बात समझ में आ रही है। चश्मिश अपने सामने देखते हुए दोबारा से कहती है, इस बार बहुत सारे प्रोमाइजिंग कैंडिडेट्स हैं और वो लड़का जो वहाँ पे खड़ा है ओवेल डर्किस है और उसकी मर्सनरी रैंकिंग नंबर 753 है और वो लीडर है रेड वुल्फ्स मर्सनरी कॉर्प्स का, जो कि कंट्री के टॉप नॉच खिलाड़ी है। और वहाँ पर मैडी मार्कमैन है, उसकी आर्चर रैंकिंग नंबर 402 है और जो मार्कमैन फैमिली है वो सिर्फ फेमस है उनकी आर्चरी के लिए। और उस लड़के के जो डैड थे वो एक टाइम पर नंबर 2 आर्चर थे और इस टाइम पर जो उसका भाई है वो आर्चर रैंकिंग में 7th नंबर पर है। और सभी लोग ये भी कहते हैं कि एडी मार्कमैन की जो तीर की स्पीड है वो डबल डिजिट में है और उसका आगे जो फ्यूचर होगा बहुत ज्यादा ही ब्राइट होगा। इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं जो कि प्रोमाइसिंग दिखते हैं जैसे कि वो। और जब छोटी लड़की उधर देखने लगती है तो कहती है, वो तो शायद एक मर्चेंट रैंकर है। दोबारा से चश्मिश बताती है, यहाँ पर और भी सारे लोग हैं जैसे कि नाइट रैंकर, साइलर रैंकर और तो और इसके अलावा गाइड रैंकर भी है। देन व्हाइट कपड़ों वाली लड़की अप्राइजर की तरफ अजीब सा फेस बनाते हुए कहती है, अमेजिंग, सब कुछ सही है। देन कॉन्फिडेंटली अप्राइजर भी कहती है, हे आखिरकार मैं एक अप्राइजर हूँ, मैं देख कर ही बता सकती हूँ कि कौन किस रैंकिंग पर है और स्पेशली जो एडवेंचर रैंकिंग है वो स्पेशल है, वो यूजफुल है। बहुत सारे लोग हाल ही में इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं क्योंकि उस फॉरेस्ट जैसे प्लेसेस में इंटर करना आवश्यक है। देन वैसे ही वहाँ पर कोई बेल बजाता है और जब व्हाइट कपड़ों वाली लड़की ये सुनती है कि कोई बेल बजा रहा है तो उस साइड जाते हुए और चिल्लाते हुए कहती है, जरा रुकिए मैं आ रही हूँ। देन वैसे ही वो एक काउंटर पे पहुंच जाती है जहाँ पर अपना MC भी पहुंच चुका होता है। तो अभी तक इनका नाम नहीं बताया गया इस लड़की का, तो इसको हम लोग रिया कहेंगे। तो वैसे ही जो रिया होती है वो अपने लोवे से कहती, आपका वेलकम है। अपना लोवे रिया से कहता है, मैंने सुना है कि यहाँ पर रैंकिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और जब रिया अपने लोवे की बात सुनती है तो वैसे ही लोवे से कहती है, हाँ आपने सही कहा, हाँ रैंकिंग के लिए यहीं पर रजिस्टर होता है और यहाँ पर रैंकर्स आते हैं अपनी रैंक को डिटरमाइन करने के लिए और एक अप्राइजर के साथ में आपकी रैंक कहीं पर भी अपडेट हो सकती है, लेकिन इनिशियल रजिस्ट्रेशन डन होना चाहिए ऑफिस बुराई में। और जब ये सारी बातें अपना लोवे सुनता है तो उस लड़की से कहता है, एडवेंचरर रैंकिंग के लिए रजिस्टर करवाना चाहता हूँ। और जब रिया उसकी बात सुनती है तो वैसे ही कहती, ओ परफेक्ट टाइमिंग, एग्जाम बस स्टार्ट ही होने वाला था, क्या तुम उसे ज्वाइन करना चाहोगे। लोवे कहता है, हाँ मैं ज्वाइन करना चाहूंगा। देन रिया कहती, अगर आप ज्वाइन करना चाहते
चाहते हो तो प्लीज इस फॉर्म पर अपना नाम लिखिए और जो एग्जाम फीस है वो 3000 मेल है। देन जो अपना लोवे होता है उसको फीस को पकड़ाते हुए अपना नाम लिखने लगता है उस फॉर्म पर। देन फॉर्म भरने के बाद लोवे कहता है मैंने सब कुछ कर दिया है। देन रिया कहती है थैंक यू, प्लीज आप इंतजार करिए उस रूम पर और आपका जो कैंडिडेट नंबर है वो 53 है। जो अपना लोवे होता है वो वहां से जाने लगता है और जो अप्राइजर होती है वो भी लोवे को देखने लगती है। देन उसको देखते हुए रिया से कहती है कि अब भी ऐसे लोग हैं जो कि अप्राइजर ब्यूरो को नहीं जानते। देन रिया भी कहती है हाँ मुझे इसे समझाते हुए काफी समय हो गया और वैसे ल्यूक क्या तुम मेरी एग्जाम की तैयारी कराने में मदद करवाना चाहोगी। ल्यूक भी कहती है जरूर, डेस्क वाला काम भी कभी कभार बुरा नहीं होता। रिया ड्यूक से कहती है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। ल्यूक कहती नहीं मैं तो सीरियस हूँ यार। और अब इसी के साथ में यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें उसी कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी रैंकर्स बैठे होते हैं और वहाँ पर रिया सबसे कह रही होती है तो अब स्टार्ट करते हैं एडवेंचरर रैंकिंग रजिस्ट्रेशन एग्जाम को। एडवेंचरर रैंकिंग के लिए 3 टाइप्स के टेस्ट होने वाले हैं। पहला रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट और लास्ट एग्जाम शुरू होने से पहले आपको समझाया जाएगा और जो आपका पूरा स्कोर होगा वही फैसला करेगा कि तुम पास होते हो या फेल होते हो। अगर तुम एक सेक्शन में गलती भी कर दो तो तुम दूसरे सेक्शन में ज्यादा स्कोर ला करके अपने आप को पास करवा सकते हो। तो प्लीज बिल्कुल भी हार नहीं मानिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब राइटिंग टेस्ट को। और अब हमें दिखाया जाता है वहाँ पर सभी लोग अपना अपना पेपर लिखने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। सभी को पेपर लिखने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो रही थी। अब कुछ समय बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिया कह रही होती है अब टाइम खत्म हो चुका है और अब जो प्रैक्टिकल टेस्ट है वो 2 घंटे में स्टार्ट हो जाएगा विलेज के बाहर जो फॉरेस्ट है वहीं पर। और जब रिटन टेस्ट को एक बार चेक कर लिया जाएगा और सबको नंबर दे दिया जाएगा तो हम सभी लोग आपको गाइड करेंगे। और इस समय जो अपना लोवे होता है वो भी वहाँ पर बैठा होता है और अपने लोवे ने भी शायद इस टेस्ट को दिया था। और अब यहीं पे सीन कट होता है, मैं दोबारा से रिया का सीन दिखाया जाता है। इस समय रिया के हाथों में बहुत ज्यादा ही पेपर्स वगैरह होते हैं। देन रिया वैसे ही ल्यूक से कहती है ल्यूक मेरी मदद करो इन सबको ग्रेड देने में। देन ल्यूक भी कहती है ठीक है। देन वो दोनों लोग मिल करके सबको ग्रेड देने लगते हैं। देन वैसे ही जो ल्यूक होती है वो कुछ देखकर हैरान हो जाती है और इस समय उसके हाथों में पेपर था कैंडिडेट नंबर 53 का जो कि किसी और का नहीं बल्कि अपने लोवे का पेपर था। देन वो लड़की अपने लोवे को सोचते हुए अपने मन में कहती है वो लड़का जिसकी आंखों में पहले से ही मरा हुआ भाव है। इस समय उसका पेपर देखकर जो ल्यूक होती है वो बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी होती है क्योंकि अपने लोवे ने सभी आंसर रॉन्ग लिखे होते हैं। और अब यहीं पे सीन कट होता है। अब हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। इस समय सभी लोग उसी फॉरेस्ट में पहुंच चुके थे जहाँ पर टेस्ट होने वाला था और वहीं पर जो रिया होती है वो सबसे कह रही होती है जो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा वो ट्रेजर हंट होगा और इस फॉर्म में जो जो चीजें लिस्टेड हैं आपको उसे डिलीवर करना होगा। और अगर आप चाहो तो राइट साइड दिए गए पॉइंट वैल्यू को देखें और हाई स्कोर वाले वैल्यू पर निशाना लगाएं। हालांकि जो पार्टिसिपेंट्स के बीच में जो लड़ाई होगी वो प्रोहिबिटेड होगी और पहले जो इंसान किसी वस्तु को छू लेगा वो चीज उसकी ही हो जाएगी। देन सभी लोग ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। देन दोबारा से रिया उन सबसे कहती है तो फिर अब जो प्रैक्टिकल एग्जाम है यहीं से स्टार्ट होता है और अब सभी लोग प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। सभी लोग दौड़ने लगते हैं। देन रिया चैन की सांस लेते हुए लोवे से कहती है फाइनली अब हम लोग ब्रेक ले सकते हैं। देन फिर रिया कहती है तुम्हें क्या लगता है इस बार कितने पास हो पाएंगे। ल्यूक कहती है शायद आधे पास हो पाएंगे। उनकी हरकतों से यह देखना आसान हो जाता है इस बार वे सभी कैपेबल हैं। देन फिर रिया ल्यूक से कहती है क्या इस बार तुम्हारी नजर में कोई आया। ल्यूक उदास मन से कहती है दुख की बात है इस बार कोई फिर नहीं आया। ल्यूक और रिया दोनों आपस में बात ही कर रही होती हैं तभी एक लड़का आता है और कहता है क्या मैं सबसे पहला हूँ जिसने ये खत्म किया है। रिया और ल्यूक शॉक हो जाती हैं और रिया उसको रिगेल और देती है जो कि 120 पॉइंट के होते हैं। रिया उस लड़के से कहती है अभी भी कुछ समय बचा है क्या आप यहाँ रुकने वाले हैं। देन फिर वो लड़का कहता है हाँ मैं पहले ही पास हो चुका हूँ है ना। देन फिर रिया उस लड़के से कहती है अगर आप रैंक में और पॉइंट्स पाते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन के बाद हायर रैंकिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। देन फिर वो लड़का कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा असली काम तो एक बाड़े का सिपाही है मैं इस एडवेंचर रैंकिंग की परवाह नहीं करता। देन फिर एक लड़का भागते हुए आता है और चिल्लाकर कहता है मुझे लगा मैं पहला था। वो लड़का रिया को कुछ देता है। रिया उस चीज को देखकर कहती है यह एक फ्लोक पक्षी के पूंछ का पंख है इसके पॉइंट्स 180 हैं। देन छोटा लड़का कहता है क्या ये इतना हाई नहीं है। तभी लेक कहती है हम अक्सर घर पर फ्लोक बर्ड को खाते हैं। देन फिर लाल कपड़े वाला लड़का छोटे लड़के से कहता है एक पक्षी के पंख पर सेक ही बगाड़ना हुआ। देन फिर लड़का खतरनाक एटीट्यूड से स्माइल देता हुआ कहता है मैं सेक ही नहीं बगाड़ रहा था लेकिन वे चुपचाप 50 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से उड़ सकते हैं। क्या आप जानते हैं आप उन्हें अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते।
माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास इतनी सारी तरकीबें हैं। उस सिचुएशन में क्या जोकर बनना आपके लिए ज्यादा बेहतर नहीं होगा? देन फिर छोटा लड़का उसको गुस्से से घूरते हुए कहता है, क्या आप इसका टेस्ट लेना चाहते हैं? रेड कपड़ों वाला लड़का कहता है, हाँ, अगर आप इसके लिए तैयार हैं। देन पीछे रिया और लिक इन दोनों की बातों को सुन रहे होते हैं और कहते हैं, इन्हें खुद पर इतना गर्व है। लिक कहती है, यही बात उन्हें रैंकर्स बनाती है। ये लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं, तभी किसी के पैरों की आवाज आती है। सब लोग पलट कर देखते हैं और शॉक हो जाते हैं। वो और कोई नहीं, अपना लोवे होता है। लोवे के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में रेड जिगली का शिकार ये सबको शॉकिंग बना देता है। लोवे अपने हाथों से उसको इन सब के सामने पटक देता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि रेड किजली के क्लेबेंडर को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो मैं इसकी पूरी लाश को ही ले आया। क्या इसको मैं ऐसे ही सबमिट कर सकता हूँ? देन फिर रिया शॉक होकर कहती है, हाँ, दैट्स फाइन। देन फिर रिया उसको देखती है और कहती है, रेड किजली क्लेपर 300 पॉइंट्स। ये सारी चीजें पीछे से दो बंदे पेड़ के पीछे छुप कर देख रहे होते हैं और कहते हैं, क्या उसने रेड किजली सोल को हराया? आखिर वह आदमी है कौन? देन फिर लिक लोवे से कहती है, आप पहचानने में कामयाब रहे कि यह एक लाल भालू था, भले ही आपका राइटिंग टेस्ट बेकार था। देन फिर ये सब सुनते हुए अपना लोवे कहता है, ये सब मेरे गांव के पास बहुत सारे दिखाई देते हैं, इसलिए मुझे पता था कि वे कैसे दिखते हैं। फिर लिक लोवे से पूछती है, आपका गांव कहाँ है? फिर लिक अपनी तिरछी नजर से कुछ लोगों की तरफ देखती है और कहती है, क्या आपने इसे लड़ते हुए देखा? देन फिर कुछ बंदे कहते हैं, हाँ, यह मेरे सामने ही हुआ, लेकिन मैं रियलिटी में ये नहीं कह सकता कि मैंने उसे देखा। उसने अपनी शॉर्ट को खींच लिया और फिर लाल किजली पहले ही से कटा हुआ था। देन फिर हम लोग को 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है और वो सीन अंडरग्राउंड ट्रेनिंग फैसिलिटी का होता है और वहाँ पे रिया और लिक कुछ लोगों से कह रही होती हैं, क्या आप जानते हैं कि निडर लोगों को किसके सामने सावधान रहना चाहिए? वो एनिमल्स होंगे और ह्यूमंस। एक साहसी का मिशन नई जगहों का पता लगाने के लिए स्वाभाविक रूप से वे अक्सर कुछ खतरनाक जगहों पर जाते हैं जिन्हें वे जानते भी नहीं हैं। वहाँ उन्हें आमतौर पर डाकुओं या समुद्री डाकुओं के खतरे का सामना करना पड़ता है। उन खतरों से लड़ने के लिए या उसे दूर करने के लिए आपको ताकत की आवश्यकता होती है। इसलिए फाइनल टेस्ट एक नकली लड़ाई है। आप एक दूसरे के खिलाफ फाइट करेंगे। यार सिर्फ आपकी एबिलिटी को चेक करने के लिए है, इसलिए बहुत ज्यादा नर्वस ना हो। आपकी जीत या हार इस बात का अंदाजा नहीं लगाएगी कि आप पास हैं या फेल हैं। देन फिर छोटा लड़का कहता है, मैं देखता हूँ अगर उन्होंने इसे पहले समझाया होता तो शायद एक दूसरे को पिछले टेस्ट में लोग मारने की कोशिश करते, इसलिए इन्होंने अभी तक इसे सीक्रेट रखा। तभी पीछे से एक बंदा आता है, बंदा या सांड कह लो उसको। रेड टी शर्ट वाले बंदे के ऊपर हाथ रखता है और कहता है, हे यू फाइट मी। वो बंदा अपनी बॉडी को फ्लेक्स करते हुए कहता है, पिछले टेस्ट में तुमने कुछ पत्थर ही उठाया था, मैंने पहले ही सुना है कि भाड़े की रैंकिंग ठगों से भरी हुई है, सिर्फ शोर मचाते हैं। तभी वो सांड पीछे से पंच करते हुए कहता है, आखिर तुम किस तरह के तीसरे दर्जे के रैंकर हो? मैं अभी तुमको कुचल दूंगा। रेड टी शर्ट वाला बंदा बहुत ही स्टाइलिश तरीके से अपनी तलवार को पकड़ता है और ऊपर की तरफ खींचता है। जैसे ही वो अपनी तलवार को मतलब शॉर्ट को अपनी ऊपर की तरफ खींचता है, उसका जोरदार मुक्का उस सांड को लगता है। देन फिर वो सांड मतलब वो बंदा RBC वॉटेवर जो भी हो, उसके दांत वांत सब टूट जाते हैं। देन फिर रेड टी शर्ट वाला बंदा कहता है, माफ करना, मैं अपनी इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। देन फिर रिया कहती है, ठीक है, उस आदमी के पिछले स्कोर को देखते हुए वह वैसे भी फेल होने वाला था, चलिए दिखावा करते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। भले ही वह वापसी करने की कोशिश कर रहा था, वह बेवकूफ था। मेजर रैंकिंग में तीसरा वर्ग मतलब 3rd क्लास कि आप एक मॉन्स्टर हैं। क्या मैं मैच 5 में किसी एक के लिए फाइटर्स चुन सकती हूँ? रिया कहती है, हाँ, मेरा मतलब जरूर, लेकिन देन फिर हम लोग को फाइटिंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें सब लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं। देन फिर हम लोग को कुछ देर बाद 8वां मैच दिखाया जाता है। फिर हमें रेड टी शर्ट वाला बंदा जिसका नंबर 27 होता है और ब्लू टी शर्ट वाला छोटा बंदा जिसका नंबर 41 होता है, इन दोनों के अगेंस्ट 53 नंबर प्लेयर होता है। वो और कोई नहीं, अपना लोवे होता है। देन तभी अनाउंसमेंट होती है, 27 और 41 टीम होगी, आप दोनों 53 के अगेंस्ट लड़ेंगे। देन फिर रेड टी शर्ट वाला बंदा कहता है, क्या ये अपनी दिमाग से बाहर हो गई है? देन छोटा पपलू कहता है, इन लोग ने मुझे कम समझा है। देन फिर रिया शॉक होती है और लिक से कहती है चिल्लाकर, वेट लिक, क्या तुम सच में ये करना चाहती हो? लिक स्माइल देते हुए कहती है, शायद। लिक एक्साइटेड होके कहती है, अगर मेरी नजरें गलत नहीं है, वह आदमी एक राक्षस है। मैं
बैटल ग्राउंड दिखाया जाता है, जहाँ पर रेड टी शर्ट वाला बंदा और छोटा पपलू सामने खड़े होते हैं लोवे के। ये सब देखते हुए रिया के चेहरे से पसीने आ रहे होते हैं और वहीं पे लिक ये सब फाइट देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। देन फिर लोवे अपनी तलवार को बाहर निकालता है, रेड टी शर्ट वाला बंदा भी अपनी शॉर्ट को बाहर निकालता है और यहीं पे हम लोग को इसका इंट्रो दिखाया जाता है। लीडर ऑफ द रेड वोल्फ मिशनरी क्रो, मतलब लाल भेड़िए भाड़े का समूह का नेता। पिछले साल इसने खुद के लिए एक बड़ा नाम बनाया था, कैमोर माफिया को खत्म करके, जिन्होंने अपराधी संगठनों में 62वें स्थान पर रखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने युवा नेता उल्लू के अकेले ही 7 अधिकारियों को नीचे गिरा दिया, जिसमें बॉस भी शामिल था। देन फिर हम लोग को छोटे पपलू का इंट्रो दिखाया जाता है। इसका नाम एडी मैकमैन होता है। मैकमैन एक युवा गुरु तीरंदाजों का एक प्रतिष्ठित परिवार है। प्रतिष्ठित मतलब बहुत ही जाना माना परिवार है। इसने अपने फादर से ट्रेनिंग ली और तीरंदाजों में 2nd रैंक प्राप्त किया और सिर्फ 5 साल की उम्र में रैंकिंग में रजिस्टर्ड किया। ऐसा कोई तीरंदाज नहीं है जो इस कौशल को नहीं जानता। देन ये सब होने के बाद इन लोग की फाइट का सीन दिखाया जाता है। देन फिर लोवे मतलब कि अपना MC लोवे आगे बढ़ता है, तभी रिया मैच को स्टार्ट करती है। लोवे के सामने खड़ा हुआ मैक ने अपने तीर को लोवे की तरफ निशाना लगाता है। देन फिर अपना लोवे उस तीर को अपनी शॉर्ट से काट देता है। तभी रेड टी शर्ट वाला बंदा लोवे की तरफ आगे बढ़ता है अपनी शॉर्ट को लेकर। देन लोवे भी आगे बढ़ता है। लोवे और रेड टी शर्ट वाला बंदा अपनी शॉर्ट को इतनी तेज चला रहे होते हैं कि सामने कुछ दिखाई नहीं देता है। देन फिर ये सब देखते हुए 2 लोग आपस में बात करते हैं, अरे क्या आप वो देख सकते हैं? देन फिर दूसरा बंदा कहता है मैं केवल आवाज सुन सकता हूँ। देन फिर अपना लोवे इन दोनों के ऊपर अकेला ही भारी पड़ रहा होता है। लोवे और रेड टी शर्ट वाला बंदा आपस में फाइट ही कर रहे होते हैं। तब तक छोटा पपलू लोवे पर अटैक करता है। लोवे अपनी तिरछी आंखों से उसके अटैक को देख लेता है। मैकमैन मतलब छोटे पपलू का अटैक इतना फास्ट होता है कि उसका अटैक दिखाई ही नहीं देता है, बट फिर भी लोवे अपनी शॉट से उसकी तीर को बीच से काट देता है और उसके अटैक को डॉज कर देता है। तभी बैटल ग्राउंड में सारे खड़े हुए लोग शॉक हो जाते हैं। ये सब देख के उन लोग को पसीने आ रहे होते हैं। तभी रेड टी शर्ट वाला बंदा कहता है एक तलवारबाज नाइट रैंकिंग में इतना ज्यादा माहिर है। देन फिर अपना मैकमैन कहता है मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन मैंने पहले कभी उसके जैसा कोई देखा ही नहीं। देन अपना लोवे उन दोनों से कहता है क्या आप दोनों ने कोई और कैटेगरी में भी रैंक किया है? देन अपना छोटा पपलू कहता है तीरंदाजी रैंकिंग में 402 रैंक स्थान। देन फिर रेड टी शर्ट वाला बंदा कहता है भाड़े की रैंकिंग में 753वां स्थान। देन फिर लोवे कहता है ठीक है मैं समझ गया। लोवे की पूरी बॉडी से भारी मात्रा में काफी ज्यादा प्राणा निकलने लगता है। देन फिर अपना लोवे कहता है अगर मैं तुम दोनों को अगर हरा देता हूँ तो मैं 3 डिजिट तक पहुंच जाऊंगा। लोवे की बॉडी से बहुत ही भारी मात्रा में प्राणा निकलने लगता है और बैटल ग्राउंड पूरा प्राणा से भर जाता है। देन फिर सभी लोग लोवे को बहुत ही गौर से देखने लगते हैं। देन मैकमैन शॉक हो जाता है और बाकी के लोग उसके पीछे खड़े हुए वो भी शॉक हो जाते हैं। रेड टी शर्ट वाला बंदा कहता है ये क्या चीज है, इस आदमी के अंदर अचानक से इतनी सारी शक्तियां कहां से आ गईं? तभी लिक शॉक हो जाती है और कहती है क्या ये प्राणा है या एक इनक्रेडिबल अमाउंट है? मैं अपनी नंगी आंखों से इसको देख सकती हूँ, इसके रंग को भी। रैंकिंग सिर्फ उसके काम के बारे में नहीं है। देन फिर अपना मैकमैन कहता है मैं तीरंदाजी में 402 नंबर वाला रैंकर हूँ, लेकिन स्नाइपर रैंकिंग में जो सटीक शूटिंग का परीक्षण करता है। मैकमैन अपने मन में सोच ही रहा होता है, तभी लोवे अपना आगे बढ़ता है और अटैक करता है एक ही अटैक में, और उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि एक ही अटैक में उसको जमीन पर लिथाड़ देता है। देन फिर वो रेड टी शर्ट वाले बंदे के पास आगे बढ़ता है। रेड टी शर्ट वाला बंदा ये सब देखकर शॉक हो जाता है। लोवे अपने धीरे धीरे पैरों को आगे बढ़ाता है रेड टी शर्ट वाले बंदे के पास। दोनों आमने सामने होते हैं। देन फिर लोवे उसकी आंखों में देखता है और देन लोवे उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। लोवे की स्पीड इतनी तेज होती है कि रेड टी शर्ट वाले बंदे को कुछ दिखता ही नहीं है। लोवे उसके पीछे चला जाता है और अपनी शॉर्ट को उसकी गर्दन पर रख देता है। लोवे उसका गला काटने ही वाला होता है, तब तक वो कहता है वेट रुक जाओ। अपनी शॉर्ट को फेंकते हुए कहता है मैं हार मानता हूँ और कहता है मुझे इसके बाद कुछ काम पर जाना है। और रेड टी शर्ट वाला बंदा पीछे मैकमैन को देखता है और कहता है इसलिए मुझे उस आदमी की तरह बाहर
बाहर नहीं निकलना। देन फिर लोए अपनी शॉर्ट को अंदर रख लेता है और कहता है ठीक है। देन रेड टी शर्ट वाला बंदा अपने मन में सोचता है ये क्या राक्षस है, ये कौन सा मॉन्स्टर है, आखिर ये आदमी है कौन। बाकी के सब लोग खड़े हुए देख रहते हैं। वो कहते हैं इनक्रेडिबल, इसने तो अभी 2-3 डिजिट रैंकर्स को हराया। देन लुक शॉक होकर कहती है बस इतना ही। देन फिर रिया अनाउंसमेंट करती है विनर है नंबर 53। देन तभी लुक धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए सीढ़ियां चढ़ते हुए भागने लगती है और रिया कहती है लुक वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो लुक। लुक भागते हुए जाती है और सिस्टम पर सर्च करती है और डाटाबेस में देखती है एग्जामिन नंबर 53 नेम लोवे ढोली, 17 ईयर ओल्ड, पहले का कोई रैंकिंग अनुभव नहीं। अप्राइजल ब्यूरो को भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इससे यह समझ में आता है अगर वह बहुत दूरदराज के इलाके में रहता है। ये ना तो कोई अपराधी है और ना ही किसी विशेष संप्रदाय से है। लियो अपने मन में सोचती है और कहती है जैकपॉट, इसने अपना टैलेंट छुपाए रखा। देन फिर लुक बाहर निकलती है और दरवाजे को खोलती है और चिल्लाती है लोवे ट्रोली, क्या तुम मेरे एक्सक्लूसिव अप्राइजर्स बनोगे? अरे क्या आप मुझे अपना एक्सक्लूसिव अप्राइजर नहीं बनाएंगे? रुकिए, क्या आपको नहीं लगता कि मैं आपके लिए परफेक्ट हूँ? देन लोवे को सब लोग घेरे खड़े रहते हैं। लुक घबरा जाती है और शॉक हो जाती है और अपने मन में सोचती है ओ डैम, मैं बहुत लेट हो गई। रिया अपने मन में सोचती है और कहती है ये लोग घेरे खड़े हुए हैं उसको, किसी को एक्सक्लूसिव ऑफर देने से पहले उसके बैकग्राउंड की जांच करनी चाहिए। लोवे सोचता है और कहता है ये एक्सक्लूसिव अप्राइजर क्या है? लुक बहुत तेजी से आगे बढ़ती है और कहती है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक्सक्लूसिव अप्राइजर वह व्यक्ति होता है जो किसी स्पेसिफिक रैंकर के लिए समर्पित होता है। समर्पित मतलब उसका हो जाना या उसके लिए काम करना, और रेगुलरली अपनी रैंकिंग को अपडेट करता है। आमतौर पर अपनी रैंकिंग को अपडेट करने के लिए आपको अप्राइजर के लिए किसी को भेजने के लिए अप्राइजर ब्यूरो का इंतजार करना होगा, लेकिन एक विशेष एक्सक्लूसिव अप्राइजर के साथ आप अपनी रैंक को कभी भी मौके पर अपडेट कर सकते हैं। यह विशेष रूप से दुनिया भर में यात्रा करने वाले रैंक वाले एडवेंचर्स द्वारा सराहा जाता है। इसके अलावा अप्राइजर्स के पास एक एक्सक्लूसिव रैंकिंग टेलीग्राम डिवाइस होता है, तो आप हमेशा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। यदि आप अपनी रैंकिंग को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एक्सक्लूसिव अप्राइजर को हायर करना चाहिए। देन फिर लोवे कहता है अगर मैं अपनी रैंकिंग को बढ़ाना चाहता हूँ बट मेरी एक शर्त है। देन लोवे कहता है कोई यहाँ पर है जो मुझे रैंकिंग के टॉप 10 में ला सकता है। देन सभी शॉक हो जाते हैं। देन फिर तभी एक बंदा कहता है एडवेंचर रैंकिंग टॉप 10 जो राक्षसों से भरा है। देन उसमें से एक बंदा कहता है आपकी तलवारबाजी बहुत बढ़िया है बट टॉप 10 रैंकिंग में जाने के लिए इतना काफी नहीं है। रॉक कुछ सोचता है और वहां से जाने लगता है। देन लुक उसको देखती है और कहती है हे रुको, और उसके पीछे भागती है और कहती है लोवे सुनो, आप एडवेंचर रैंकिंग के टॉप 10 में क्यों आना चाहते हैं? लोवे उससे कहता है दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। देन लुक हाँफते हुए कहती है चलो फिर इसको बिजनेस बनाते हैं, मैं आपकी एक्सक्लूसिव अप्राइजर बन जाऊंगी, मैं आपको एडवेंचर रैंकिंग टॉप 10 में गाइड करूंगी। देन लोवे वहां से जाने लगता है और कहता है मैं किसी बच्चे को खतरे में नहीं डालना चाहता। लुक चिल्ला कर कहती है क्या? लुक गुस्से से कहती है क्या एक किड? मैं बच्चे होने से पहले एक अप्राइजर हूँ और ऑनेस्टली तुम भी एक बच्चे हो। भले ही आप बच्चे हो, मेरा किसी को नौकरी पर रखने का कोई इरादा नहीं है। देन लोवे कहता है मैं दूसरे को इसमें घसीटना नहीं चाहता। देन लुक गुस्सा कर कहती है अरे मुझे कुछ करना होगा। देन लुक कहती है मेरे पास एक मिशन है जिसे मुझे पूरा करना ही होगा, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े। ऐसा करने के लिए मैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाना चाहती हूँ लोवे। देन लोवे रुक जाता है और पलट कर देखता है और बहुत ही गुस्से से कहता है मैं उस आइसलैंड पर जा रहा हूँ, मैं जरूर सभी लोग को वापस लाऊंगा, मुझे कुछ करना है। देन लुक अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है मेरा नाम लुक एमेल्डिया है, मैं आपको टॉप रैंकर बनने के लिए गाइड करूंगी। देन अपना लोवे भी हाथ को आगे बढ़ाता है और कहता है मेरा नाम लोवे टोरली है। देन फिर दोनों लोग आपस में हाथ मिला लेते हैं। देन फिर हम लोग को नाइट में एक घर का व्यू दिखाया जाता है। लुक लोवे को घर के अंदर ले जाती है और कहती है ये रूम तुम्हारे लिए कैसा रहेगा, ये अच्छा है ना? देन फिर लुक कहती है मैंने इसे कुछ दिन के लिए किराए पर लिया है, इसलिए हम अभी के लिए अपने बेस के रूप में उपयोग कर सकते हैं। देन अपना लोवे कहता है थैंक यू, आपके पास अच्छी स्किल्स हैं। देन लुक गुस्से से अपने बैग को बेड पे फेंकती है और कहती है या तो कुछ भी नहीं है। यहीं पे चैप्टर को एंड करते हैं। अगर वीडियो में आपको मजा आया है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना।
एंड हाँ, एक और बात, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तब मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँ, अदरवाइज मैं कोई और स्टोरी अपलोड करूँगा। बाकी ये स्टोरी है तो अच्छी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा मेरे को बताएं कमेंट बॉक्स में। देन फिर तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देन लोवे लुक से कहता है थैंक यू, तुम्हारे पास बहुत अच्छी स्किल्स हैं। देन लुक कहती है ये तो कुछ भी नहीं है। लुक लोवे से चिल्लाकर कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप उस माहौल में भी एक परीक्षा अवधि जोड़ेंगे जिसमें आपने कहा चलो इसे एक सप्ताह के लिए आजमाते हैं। देन अपना लोवे कहता है माफ करना, मैं बस सतर्क रह रहा हूँ। देन लुक कहती है ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं एक हफ्ते में क्या क्या कर सकती हूँ। वो आप ही होंगे जो बाद में बोलेंगे मिसेज लुक क्या आप मेरी एक्सक्लूसिव अप्राइजर बनेंगी, बस इंतजार करिए और देखते रहिए कि मैं क्या करती हूँ। देन अपना लुक कहता है यह तो अच्छी बात है, लेकिन तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो जैसे ये दूसरे का काम है। देन लुक कहती है आप एक अमेजिंग फाइटर हैं, लेकिन बाकी सब के लिए मैं इसे कैसे रखूं, ये एक तरह से अलग है। देन अपना लोवे कहता है यह मैं अक्सर सुनता हूँ। लुक कहती है मुझे यकीन है। देन फिर लुक के पॉकेट में रखा हुआ रैंक टेलीग्राम फोन रिंग करता है। फिर लुक लोवे से कहती है ये देखो टेस्ट का परिणाम तुम्हारे सामने है, ये देखो तुम्हारी न्यू रैंकिंग। उस रैंक टेली में लिखा होता है लोवे ट्रॉली एडवेंचर रैंकिंग 2728 प्लेस। देन लुक लोवे से कहती है एडवेंचर रैंकिंग रजिस्ट्रेशन टेस्ट पास करने के लिए कांग्रेचुलेशंस। देन लुक कहती है ये तो बढ़िया है कि आपकी रैंक 2000 आई है। देन अपना लुक कहता है मैंने सोचा था कि यह 3 अंकों का होगा। देन लुक शॉक होती है और कहती है ऐसा क्यों। देन अपना लोवे कहता है क्योंकि जो मेरे अपोनेंट थे वो 3 डिजिट के थे, एक की रैंकिंग 402 थी, एक की रैंकिंग थी 753। एडवेंचर रैंकिंग में अन्य रैंकिंग की तुलना में अधिक लोग हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने ज्यादा ताकतवर हैं, इस बात की एक सीमा है कि आप कितने ऊंचे स्थान पर रहेंगे। देन फिर हम लोग को रैंकिंग टैली में लोवे ट्रॉली की फोटो दिखाई जाती है जिसमें लिखा होता है आपके काम के अलावा कई भी रैंकिंग है। एडवेंचर रैंकिंग में आपकी पोजीशन 228वीं है। शॉर्ट की स्पीड की गति की रैंकिंग 58 है। एक एग्जाम्पल के लिए आपकी शॉर्ट की स्पीड 58 रैंकिंग पर है, यह काफी अच्छी रैंक है ना। देन अपना लोवे कहता है क्या ऐसा है। देन लुक कहती है हमारे अप्राइजर ब्यूरो में इस रैंकिंग को टैलेंट माना जाता है, इससे ज्यादा साफ प्रूफ अब कुछ नहीं हो सकता। इस पर लोवे ने लुक से पूछा क्या वो रेड टी शर्ट वाला बंदा और मैकमैन उन दोनों की बाकी कैटेगरीज में रैंकिंग है। लुक ने कंफर्म करते हुए दोनों की क्लासिफिकेशंस दिखाने बताया कि डार्कीज मतलब रेड टी शर्ट वाला बंदा मर्सरीज में रैंक थी 753, शॉर्ट्समैन में 521, स्पेशल क्लीनिंग में 209, इन्वेस्टिगेटर में 2821 और ट्रस्टेड लीडर में 86। देन फिर उसने एडी मार्कमैन की रैंकिंग को गिनवाया, आर्चर्स रैंकिंग में 402, स्नाइपर में 78, रिकॉग्नाइजेशन में 211 और सबसे हैरान कर देने वाली रैंकिंग मशरूम कल्टीवेशन में उसकी रैंक थी 19। लुक ने आगे समझाया कि मल्टीवर्स रैंकिंग पॉसिबल होती है लेकिन उससे वर्कलोड और जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। फिर उसने लोवे से पूछा कि क्या वो भी दूसरी रैंकिंग में रजिस्टर्स करना चाहेगा, लेकिन लोवे ने बिना हिचकिचाए सख्त आवाज में एकदम मना कर दिया कि उसे और काम नहीं चाहिए। इस बात से लुक हल्का मुस्कुराई और बोली कि मैं तुम्हारी पर्सनालिटी को थोड़ा थोड़ा समझने लगी हूँ। उसने लोवे के मेन गोल को समराइज किया और बोली लोवे का मकसद रैंकिंग में टॉप 10 में पहुंचना है, वो भी सबसे फास्ट और डायरेक्ट रास्ते से। देन फिर वो आसमान की तरफ इशारा करते हुए बोली कि उसे शक है लोवे का अल्टीमेट गोल गॉड्स आइलैंड पहुंचना है। पहले तो लोवे चुपचाप सीरियस एक्सप्रेशन के साथ उसकी आवाज को सुनता रहा बिना कोई ऑब्जेक्शन उठाए। देन फिर हैरानी से पूछा कि उसे ये सब कैसे पता है। लुक ने आराम से बताया गॉड आइलैंड का एक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो एडवेंचरर रैंकिंग में टॉप 10 तक पहुंचते हैं। फिर उसने लोवे से पूछा कि क्या ट्रायल पीरियड खत्म होने के बाद मुझे बताओगे कि तुम गॉड आइलैंड क्यों जाना चाहते हो। लोवे ने शांत लहजे में हाँ किया। लुक बोली कि वो भी अपनी सिचुएशन उसके साथ शेयर करेगी और ये फेयर होगा कि एक दूसरे के बारे में हम जाने, लेकिन उसने ये भी कहा कि उसकी कहानी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है तो उसकी तरह रैंकिंग की दुनिया में नए आए हुए को थोड़ा समझाना मुश्किल है। फिर लुक का चेहरा थोड़ा रहस्यमयी और सीरियस हो गया। उसने धीरे से कहा कि वो जिस चीज की तलाश कर रही है वो है रैंकिंग की डार्कनेस। लोवे ने सुना और चौंक कर पूछा कि तुमने अभी क्या कहा, लेकिन लुक ने जल्दी से बात को टाल दिया, मुस्कुराई और बोली कुछ खास बात नहीं। देन फिर लुक ने सवाल किया तुम्हारे पास इतनी पावर और इतनी शॉर्ट की स्किल्स कहाँ से आई। लोवे ने कैजुअली जवाब दिया 1 साल पहले नाइट आइडोल का एक डिसाइबल बना था। लुक ये सुनकर लिटरली शॉक हो गई और बहुत ही हैरानी से लोवे का हाथ पकड़ लिया और फिर लुक ने कहा क्या तुम उसी आइडोल की बात कर रहे हो जो नाइट रैंकिंग में पहले नंबर की पोजीशन पर है, जिसे
जिसे पूरी ह्यूमनिटी का पूरा पावरफुल नाइट माना जाता है। लोहे ने शांत लहजे में जवाब दिया, हाँ। एडोल ने कुछ ऐसा ही कहा था। लुक उसकी ऐसी कामनेस देखकर स्टंट रह गई, जबकि लोवे ने कहा कि हाँ मैं उसका डिसाइबल था 1 साल के लिए। लेकिन इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? जिसके जवाब ने लुक ने एक्साइटमेंट में बताया कि एडोल इतनी बड़ी हस्ती है कि उसने अभी तक किसी को ट्रेन नहीं किया। काफी सारे लोगों ने उसे ट्रेन करने के लिए पूछा था, लेकिन उसने सभी को रिजेक्ट कर दिया। अगर डिसाइबल रिजेक्शन रैंकिंग होती तो वह सबसे पहली रैंकिंग पर होता कि अब वो किसी यंग नाइट को अपना सक्सेसर बनाएगा। इसीलिए कई सारे नाइट्स अपनी रैंकिंग को बढ़ा रहे हैं। वो अब भी शॉक में थी और बोली, अगर बाकी नाइट्स को पता चला कि लोवे एडोल का चूजर सक्सेसर है तो वो सुनते ही बेहोश हो जाएंगे। जबकि लोवे ने शांत और सीधा सवाल किया, क्या एडोल सच में इतना जबरदस्त है? लिक ने एकदम जोश में जवाब दिया, हाँ वो पूरी दुनिया का नंबर 1 नाइट है और सबसे ताकतवर भी। लेकिन लोवे ने बहुत कैजुअली कहा, एक बार एडोल को अपनी तलवार से कट मार दिया था। ये सब सुनकर लिक चीख पड़ी डिसबिलीव में और बोली, ये पॉसिबल ही नहीं है। वो लगातार लोवे को घूरती रही, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कोई इतना कैजुअली कैसे बोल सकता है। वो खुद से बड़बड़ाने लगी कि आखिर इस लड़की की परवरिश कैसे हुई है। इसके मन में जो भी आता है वो ये बोल देता है। उसने रैंकिंग टेलीग्राम डिवाइस निकाला और लोवे का डेटा फिर से चेक किया और खुद को कंफर्म किया लोवे का इसमें नया नाम है। और वो फिर से सोच में डूब गई। फिर सीन फ्लैशबैक में चला गया, जहां लोवे को एडोल से पुरानी कन्वर्सेशन हुई बातें याद आ रही थी, जिसमें लोवे ने एडोल से पूछा था ये टाइटल या सरनेम नेम का मतलब क्या होता है, क्योंकि उसे इन चीजों की समझ नहीं थी। देन फिर एडोल ने उससे कहा था अगर वो सच में गॉड्स आइलैंड पहुंचना चाहता है तो वो भी सॉर्टेड पार्ट से लोवे ट्रोली नाम अपनाना चाहिए। एडोल ने उसे चेतावनी दी थी कि ये नाम चुनना खतरे से भरा हो सकता है, लेकिन उसे ये जरूरी कुछ क्लू भी देगा। लोवे ने इस बारे में सोचने के बाद कहा था कि वो समझ गया और लोवे ट्रोली नाम अपना लिया और सीन वापस प्रेजेंट में आ गया, जहां लिक ने लोवे से मासूमियत से पूछा, क्या ट्रोली सिर्फ एक एलियस है? लोवे ने काम और कॉन्फिडेंट टोन में जवाब दिया, ये मेरा असली नाम है और ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोवे के इस जवाब के बाद लिक के चेहरे पर एक स्माइल आई। देन लोवे ने कहा, थैंक यू ये बताने के लिए। फिर लिक ने कहा कि हम थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, आज का अप्राइजर वाला काम पूरा हो गया है। देन फिर लिक ने अपनी हैट उतारनी शुरू की। देन वो बोली कि मैं कुछ रिलैक्स फील करूंगी इसके बाद। लेकिन लोवे ये देखकर चौंक गया और बोला, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, और थोड़े ऑकवर्ड तरीके से पूछा, क्या तुम लड़की हो? लिक एकदम गुस्से में चिल्लाई और शर्म से हिनाटा की तरह लाल हो गई। क्या अब जाकर तुझे समझ में आया? देन फिर लोवे ने शांत लहजे से कहा, सॉरी। जबकि लिक ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, जैसे उसके ये एटीट्यूड से वो और चिढ़ गई हो, और तिलमिलाकर चिल्लाई, बस तुम इतना ही बोलोगे? देन फिर हम लोग को मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और मॉर्निंग का सीन बहुत ही शांति से शुरू होता है। लिक कमरे में बैठी न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, शांत और फोकस दिख रही थी। तभी लोवे सीढ़ियों से नीचे आता है और लिक उसको देखकर मुस्कुराकर बोलती है, तुम आज जल्दी उठ गए। लिक हल्के से बड़बड़ाते हुए कहता है, वो बस पानी लेने जा रहा था। लोवे जैसे ही उसके पास आता है और उसको इतना साफ देखता है, थोड़ा रुकता है और धीरे से कहता है, कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर दोनों ने एक दूसरे को प्यार से गुड मॉर्निंग कहा। फिर लिक ने सजेस्ट किया कि आओ चलो साथ में नाश्ता करते हैं। उसने अपनी टोपी वापस से पहन ली और बोली, आगे का सफर काफी लंबा होगा, लेकिन आज उनके पहले दिन का पहला कदम था। देन फिर वो जोश में बोली, अब वक्त आ गया है कि स्ट्रेटेजिक मीटिंग का। लोवे को एडवेंचरिंग रैंकिंग में टॉप 10 में कैसे पहुंचाया जाए ये डिसाइड कर सकें। देन फिर यहाँ पर सीन बदलता है और वो दोनों एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं जो शहर के बीचों बीच होता है। वहाँ लिक लोवे को समझाती है एडवेंचर रैंकिंग को बढ़ाने के लिए सबसे मेन तरीका होता है एडवेंचर अचीवमेंट्स हासिल करना। इसमें खासकर लैंड को डेवलप करना या एक्सप्लोर करना बेसिक है, इसीलिए वो मिशंस कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत के लिए ऑफिशियली मिशन करना बेहतर रहेगा। लोवे चुपचाप सुनता रहा और ध्यान से अपनी प्लेट में नाश्ता करता रहा, जबकि लिक बता रही थी बहुत सारे लोग एडवेंचरस की ताकत पर डिपेंड करते हैं रिसोर्सेस कलेक्ट करने या किसी मिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। देन फिर वो मुस्कुराते हुए अपना रैंक टेल डिवाइस निकालती है और कहती है, मेरे रहते हुए तुम्हें आसानी से ये सब मिशंस मिल सकते हैं। लोवे ने कहा, हाँ ये तो काम का ट्यूल है। लिक ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम मुझे अपना एक्सक्लूसिव अप्राइजर बना दो तो ये डिवाइस पूरी तरह तुम्हारा है। देन अपने लोवे ने जवाब दिया, ठीक है मैं सोचूंगा। नाश्ते के बीच लोवे ने इंटरेस्ट के साथ पूछा, ऐसा कोई मिशन है जिससे जल्दी रैंकिंग बढ़ सके? देन इस पर जवाब देते हुए लिक कहती है, हाई डिफिकल्टी वाले मिशन जल्दी रैंकिंग को बढ़ाते हैं। लोवे ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत जवाब दिया, तो मैं सबसे मुश्किल वाला मिशन चुनता हूँ। वो मिशन था पानी में मौजूद रोकियाना टेम्पल के अंदर छुपे ट्रेजर को रिट्रीव करना। ये जगह डेंजर जोन के लिस्ट में 7वें नंबर पर
पर थी। लुक ये पढ़ते हुए चिल्लाई, नो वे, ये मिशन तुम्हारे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। फिर उसने कंसर्न के साथ समझाया कि ये टास्क कितना मुश्किल है और लोवे को इसके अंदर भेजना मतलब मौत के मुंह में जाना हुआ। लेकिन लोवे अपनी फैसले पर अड़िग रहा। देन फिर लोवे ने कहा, जब तक मैं कोशिश नहीं करूंगा तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी लिमिट क्या है। लुक ने फिर समझाया कि ये मिशन तुम्हारी कैपेबिलिटी से बाहर है, तुम रैंक बढ़ाने से पहले ही मारे जा सकते हो। मेरी बात मानो, मैं सर्टिफाइड अप्राइजर हूँ, मुझे पता है। लोवे ने उसके आंखों में देखते हुए कहा, मुझे ट्राई करने दो। देन लोवे ने खुद को जस्टिफाई करते हुए कहा, गॉड्स आइलैंड्स इस दुनिया की सबसे डेंजरस जगह है और वहाँ जाना है तो मेरे पास पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं है। अब लुक पर जबरदस्त मानसिक दबाव था और उसने मन ही मन सोचा, ये लड़का तो हद से ज्यादा जिद्दी है, लेकिन मुझे किसी भी तरह इसको समझाना ही होगा। और उसी वक्त अचानक एक नया इंसान उसके सामने आ गया और दोनों से क्यूरियस अंदाज में पूछा, कोई परेशानी हो रही है क्या? लुक ने जब उसकी तरफ देखा तो और एकदम शॉक हो गई और बोली, मिस्टर लाउड। वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, काफी टाइम। तभी लोवे ने लुक से पूछा, ये कौन है? लुक ने जल्दी से इंट्रोड्यूस कराया, इनका नाम लाउड पावर्ड है, और साथ में ही बताया कि लाउड एक बहुत ही पावरफुल इंसान है जो एडवेंचरस रैंकिंग में 11वें नंबर पर हैं। लोवे ये सुनकर हैरान रह गया। उसे तुरंत वो बात याद आ गई जिसमें उसे कहा था कि टॉप रैंकर्स में एडवेंचरस असल में मॉन्स्टर की तरह होते हैं ताकत के मामले में। लोवे मन ही मन सोचने लगा, अगर लाउड 11वें नंबर पर है तो वो बस एक कदम दूर है गॉड्स आइलैंड जाने की एजिबिलिटी से। उसी वक्त लुक ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा आना परफेक्ट टाइमिंग है लाउड। फिर लुक एकदम से लोवे की तरफ मोड़ी और बहुत ही एक्साइटमेंट में बोली, इससे लड़ो और इसको हराओ। सीन कट होकर एक बैटल ग्राउंड में पहुंच जाता है जहां लोवे खड़ा होता है बैटल के लिए और वहां लाउड आता है और उससे बोलता है, सॉरी थोड़ा वेट करवा दिया। और वो बताता है उसने एक वेपन किसी से उधार लिया है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे लड़ाई में उतरना होगा, लेकिन वो हथियार लाइट है और फाइट के लिए ठीक रहेगा। जबकि लोवे बहुत फॉर्मल तरीके से अपना नाम बताता है, मेरा नाम लोवे टुरली है। लाउड मुस्कुराता है और कहता है, एडवेंचरस के बीच इतनी फॉर्मल बातों की जरूरत नहीं होती है, इजी होकर बात करो। फिर वो कहता है, मैं लिक को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, उसने मेरी रैंकिंग को अपडेट किया था, बहुत ही एक्सप्रेशनल एक्सप्राइजर है वो। लाउड आगे बताता है, लिक में डीप नॉलेज, जबरदस्त पैशन और वर्क में एकदम प्रोफेशन है, यही सब बातें उसे बाकी अप्राइजर से बहुत अलग बनाती है। देन फिर लाउड कहता है, ये रिक्वेस्ट उसी की तरफ से आई है तो वो मदद के लिए रेडी है। और फिर लाउड तैयार हो जाता है फाइट के लिए और लोवे से कहता है, लिक ने मुझसे कहा है इस जबरदस्त जिद्दी लड़के को सबक सिखा दो। देन फिर हंसते हुए कहता है, लगता है उसे तुम्हारी बहुत फिक्र है। अब लोवे भी तैयार हो जाता है लाउड का सामना करने के लिए और बस लोवे को एक नजर में ही समझ में आ गया कि लाउड कितना ताकतवर है। लाउड के चारों ओर से एक बहुत ही इंटेंस ऑरा निकल रही थी, ऑरा मतलब पिराना, इतनी तेज कि लोवे को लगा कि वो अगर केयरलेस हुआ तो वो भाले से उसको छेद दिया जाएगा। देन फिर लिक ने चिल्लाकर दूर से कहा, ये परफेक्ट मौका है तुम्हारे लिए ताकि तुम रियलाइज कर सको कि ये दुनिया कितनी बड़ी और काफी खतरनाक है। लोवे कुछ सेकंड्स तक चुप रहा और मन ही मन बोला, अगर ये दुनिया की विशालता को समझने की परीक्षा है तो मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। अगले ही पल लोवे के शरीर से जबरदस्त एनर्जी फूट पड़ी और पूरे एरिया में फैल गई। उसने खुद से जोर से कहा, मैं पहले ही समझ चुका हूँ कि ये दुनिया कितनी ताकतवर और विशाल है। अब आमने सामने खड़े थे लोवे और लाउड। लोवे की रैंकिंग 2728 और लाउड पावर्ड जो रैंक 11 पर था। एक इंटेंस और सीरियस ड्यूएल की तैयारी शुरू हो गई थी जबकि लिक ने पूरे जोश में हाथ उठाया और जोर से चिल्लाकर मैच की शुरुआत का ऐलान किया। जैसे ही मैच शुरू हुआ दोनों फाइटर्स एक दूसरे की तरफ बहुत ही जोर से स्पीड से दौड़े, उनके हथियार आपस में टकराए, एक भयंकर टक्कर जिसमें एनर्जी की लहरें और चिंगारियां हर तरफ फैल गईं। लोवे ने अनबिलीवेबल स्पीड से अपनी तलवार से एक जबरदस्त वार किया। अब उसकी स्वॉर्ड पुराना एनर्जी से चार्ज हो चुकी थी। लोवे की हमले की ताकत को देखकर लाउड दंग रह गया, जिसने स्टेज पे बड़ा सा कर्व छोड़ दिया था, जिसे देखते हुए उसने मन में सोचा, ये तो अपनी तलवार में पुराना एनर्जी भर रहा है, साथ ही साथ अपनी मूवमेंट्स को भी उसी एनर्जी से बूस्ट कर रहा है। साथ ही साथ लाउड ने लोवे की शॉर्ट स्पीड को भी एनालाइज किया। एक पल के लिए उसे लगा कि ये टेक्निक कुछ जानी पहचानी है, लेकिन खुद ही उस थॉट को उसने अपने आप में ही झटक दिया और कहा, नहीं, ये नामुमकिन है, ये लेजेंडरी नाइट स्वॉर्ड्स स्टाइल तो नहीं हो सकती और ये हर जनरेशन में सिर्फ एक को ही दी जाती है। लाउड जैसे ही सोच में डूबा, लोवे ने बिना मौका गवाए वो एकदम उसके पीछे आकर बोला, बैटल ग्राउंड में सोचने का टाइम नहीं होता। एक और जबरदस्त टक्कर हुई जिसे एनर्जी की तेज लहरों के बीच दोनों फाइटर्स आमने सामने भिड़े। लाउड इस बार थोड़ा अलग ही रिलैक्स अंदाज में था जबकि लोवे लगातार प्रेस कर रहा था। उनके तेज तेज अटैक्स की एक पूरी सीरीज शुरू हो चुकी थी। हर वार के साथ आसपास
पास छोटी छोटी एनर्जी एक्सप्लोजन्स हो रही थी। लाउड थोड़ी देर के लिए पीछे हटा और लोवे की इंटेंस एनर्जी को घूरते हुए सोचने लगा, इसमें जो प्राणा है वो मुझसे भी ज्यादा है। फिर उसकी नजर लोवे के चारों ओर हल्की सी चमक पर गई और वो चौंक गया। लाउड ने सीधे ही लोवे से पूछ लिया, तुम्हारी ट्राइब कौन सी है? लोवे कंफ्यूज्ड हो गया और हैरानी से पूछा, ट्राइब क्या मतलब? लाउड अब सीरियस हो गया और बोला, ऐसे एक्ट करने से कोई फायदा नहीं। ये एनर्जी तुम्हें बाद में नहीं मिली, तुम इसके साथ पैदा हुए हो। ये गिफ्ट जन्मजात होता है। देन फिर लोवे की चुप्पी देख लाउड ने ठंडी सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, अगर तुम खुद नहीं बताओगे मैं तुम्हारी एबिलिटी को फाइट्स के जरिए सामने लाऊंगा। इसके ही साथ लाउड ने अपने स्पेयर को रेडी किया। अब वो एक मैसिव पावर अटैक लॉन्च करने वाला था। लाउड ने लोवे से पूछा, तुम आर्ट्स यूज कर सकते हो क्या? लोवे थोड़ा कंफ्यूज हो गया और मन ही मन सोचने लगा, आर्ट्स ये क्या होता है? इससे पहले लोवे को समझ पाता, लाउड ने अपनी खास आर्ट चार्ट करनी शुरू कर दी। जैसे जैसे वो रिचुअल्स वर्ड्स बोलता गया, उसके चारों तरफ भारी एनर्जी पैदा होने लगी और वो जोर से बोला, एक जंगली घोड़ा जो स्वतंत्र और माइटी है, हजारों माउंटेन क्रॉस करता है और सिर्फ एक हवा की सांस चाहता है। इन शब्दों के साथ उसके आसपास एक सुनहरी रोशनी का भयानक विस्फोट हुआ। एक मैसिव गोल्ड ऑरा ने लोवे को घेर लिया। लोवे विजिबली शॉर्टकट था। ये सब देखकर लोवे की आंखें फैल गईं। लाउड ने चार्टिंग जारी रखी और उसके आसपास अचानक से लोविंग स्पेयर्स दिखाई देने लगी जो हवा में तैरते हुए लोवे की तरफ एम कर रहे थे और ये स्पेयर आर्ट थी जेन। लाउड ने लोवे की तरफ देखा और कॉन्फिडेंटली कहा, तुम्हें भी अपनी आर्ट यूज करनी चाहिए वरना इस ताकत के सामने तुम जिंदा नहीं बचोगे। लाउड की आवाज अब और भी सीरियस हो गई और कहा, अगर तुमने अभी आर्ट यूज नहीं की तो तुम मर जाओगे। बैटलफील्ड अब एनर्जी से भर चुका था। चारों तरफ इंटेंस प्रेशर और इंतजार का माहौल था। लाउड लोवे की तरफ फोकस्ड नजरों से देख रहा था। उसका इंतजार कर रहा था कि लोवे क्या करता है, जबकि लोवे का चेहरा साफ बता रहा था कि वो कितना शॉक और टेंशन में है। वो लाउड की एनर्जी और तैयार हो रहे मैसिव अटैक को बहुत ही गौर से देख रहा था। फिर लाउड ने अपनी स्पेयर लोवे की तरफ पॉइंट की और उसके चारों तरफ गोल्डन एनर्जी इकट्ठा होने लगी। अगले ही पल एक भयानक वेव ने जन्म लिया। आसमान से स्पेयर की बौछार लोवे की तरफ उड़ती हुई आई। लोवे स्टंट रह गया। उस अटैक की ताकत ने लोवे को चौंका दिया। फिर भी लोवे ने सुपर स्पीड से शॉर्ट को मूव करना शुरू किया और चारों तरफ से बरसती स्पेयर्स से बचने की कोशिश करने लगा। वो जितनी कोशिश करता उतना स्ट्रगल करता जा रहा था, जिसे देखते हुए लाउड ने कामली कहा, एक नॉर्मल तलवार ऐसी आर्ट को कभी नहीं रोक सकती। फिर उसने अपनी उंगलियां हिलाई। उसके उंगलियां हिलाते ही और भी ज्यादा स्पेयर्स लोवे की तरफ आगे बढ़ने लगी और लोवे अपनी एबिलिटी और स्पीड के सहारे बचने की कोशिश करता रहा। हर स्पेयर को अवॉइड करने के लिए तेजी से इधर उधर मूव करता रहा। अंत में जब अटैक थमा, लोवे थककर एक जगह खड़ा हो गया। सांसें तेज थी लेकिन उसकी आंखों में फोकस साफ झलक रहा था। लेकिन उसी पर लोवे को अपने पास्ट की एक मेमोरी याद आई जब वो अपने मेंटोर एडोल के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। एडोल ने एक बार उससे कहा था, तू अभी भी प्राणा को कंट्रोल करने में बहुत कमजोर है, लेकिन जब तू एक बार इस प्राणा को हैंडल करना सीख जाएगा तब तुझे स्पेशल टेक्निक्स यूज करने को मिलेगी। अब लोवे ने हैरानी से पूछा था, कैसी टेक्निक्स? एडोल ने मुस्कुराकर कहा था, ध्यान से देख, मैं तुझे सबसे बेसिक टेक्निक से शुरू करवाता हूँ। एडोल ने लोवे को एक बेसिक टेक्निक दिखाया था। उस टेक्निक का नाम गेम स्लैश था, जो दिखने में जितनी सिंपल थी उतनी ही डेंजरस भी। इसमें बिजली जैसी तेजी और जबरदस्त ताकत थी। लोवे ने उसी टेक्निक को याद किया और फैसला लिया, अब इसी का इस्तेमाल लाउड के खिलाफ करेगा। अगले ही पल लोवे ने अपनी पूरी ग्रीन प्राणा एनर्जी रिलीज कर दी। एक जबरदस्त सीधा स्लैश लाउड की तरफ गया बिजली की स्पीड से। लाउड पूरी तरह शॉक में आ गया। उसने इतनी तेज, शक्तिशाली और इतनी ज्यादा तेज पावर की उम्मीद नहीं की थी। वो उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता रहा लेकिन लोवे ने बिना रुके अटैक को जारी रखा। अब वो क्लोज रेंज में लाउड पर दबाव बना रहा था। तभी लाउड ने फिर से नई और एक भारी आर्ट चार्ट की और हवा में स्पेयर्स की मात्रा काफी ज्यादा हो गई। दोनों के बीच एक बहुत ही जबरदस्त टकराव हुआ और उनकी एनर्जीज आपस में टकराई और एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। ये सब होते ही लाउड पूरी तरह से दंग रह गया। ये स्ट्राइक इतना तेज था कि लगभग आंखों से वो दिखाई ही नहीं दिया। तभी लाउड ने तेजी से खुद को संभाल लिया और लाउड समझ गया था कि लड़ाई कितनी सीरियस हो चुकी है और फिर उसने तुरंत काउंटर अटैक किया। उसने अपनी स्पेयर को एक प्रेसाइज मूव में घुमाया और लोहे की तरफ बिजली जैसी रफ्तार से छोड़ दिया। लोहे ये सब देखकर चौंक गया कि लाउड की रिएक्शन स्पीड और अटैक की स्पीड बहुत ही गजब थी, जबकि लाउड का ये
कंटिन्यूस हमला लोवे के लिए बहुत भारी पड़ने वाला था, क्योंकि आखिरकार जोरदार कोलिशन के बाद लोवे जमीन पर जा गिरा। लोवे के जमीन पर गिरने के बावजूद लाउड ने उसके परफॉर्मेंस की तारीफ की और कहा, तुम्हारी ताकत काबिले तारीफ है। लेकिन फिर उसकी आवाज सख्त हो गई और उसने उंगलियां घुमाई और कहा, लेकिन तुम्हारे सामने जो अभी दीवार है वो बहुत ऊंची है। अगले ही पल उसने एक और घातक हमला शुरू किया, जिसने पूरे बैटल ग्राउंड को गोल्डन एनर्जी से पूरा घेर लिया। अब लोई लाउड के अटैक से पूरा ट्रैप हो चुका था। लोवे के फेस पर टेंशन और डिसबिलीफ साफ दिख रहा था। वो मूव तक नहीं कर पाया। तभी लाउड ने उसे घूरते हुए कहा, एडवेंचरस रैंकी को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। और बिना समय गवाए उसने सारी स्पेयर्स लोवे के ऊपर फेंक दी। लोवे कुछ नहीं कर पाया। लोवे पूरी तरह हेल्पलेस था उस भयानक हमले के सामने। उसके चेहरे पर एक हल्की इरिटेशन दिखी और उसे ये मंजूर नहीं था कि वो इतनी जल्दी हेल्पलेस हो गया। स्पेयर्स का हमला इतना जोरदार था कि पूरा बैटल ग्राउंड हिल गया और पूरा एरिना टूट गया। हर तरफ धूल और पूरा मलबा बिखर गया। और जब सब शांत हुआ लोवे मैदान के बीच एक बड़े क्रिएटर में बेहोश पड़ा था। ये साफ दिख रहा था कि यह अटैक उसके लिमिट से काफी ज्यादा था। जबकि लाउड अपने जमीन पर पड़े अपोनेंट की तरफ देख रहा था जो अब बेहोश पड़ा था। तभी बैटल अरीना की स्क्रीन पर साफ साफ विजेता का नाम दिखाया गया, लाउड प्रावर्ड, जो एडवेंचरस रैंकिंग में 11 नंबर पर था। मैच खत्म होने के बाद लाउड मुस्कुराया और उससे पूछा, तो अब तुम संतुष्ट हो? ल्यूक ने हल्की सी मुस्कान दी और बोला, हाँ धन्यवाद। और आगे बोली, अब शायद लोई को असली सच्चाई का अंदाजा हो गया होगा। जबकि लाउड ने शांत लहजे से जवाब दिया, तुम्हें शब्दों को काफी अच्छी तरीके से घुमाना आता है। लाउड थोड़ी देर के लिए रुका और बोला, क्या तुम सच में मानते कि लोई मुझे हरा सकता था? ल्यूक ने धीरे से जवाब दिया, शायद मुझे लगा ये मुमकिन है। लाउड ने अंदाजा लगाया कि ये विश्वास शायद इसलिए था, लोवे ट्रोली महान नाइट एडोल का स्टूडेंट है। ल्यूक थोड़ी चौंकी और बोली, मुझे नहीं पता था कि तुम ये पहचान लोगे। मैंने उसकी लाइटनिंग शॉट्स फास्ट स्लैश देखते ही पहचान लिया। वो टेक्निक किसी और की नहीं, शॉर्ट सेंस की है। देन वो कहता है, ये स्टाइल सबसे पावरफुल मानी जाती है। देन वो लोवे के बेहोश शरीर की तरफ देखते हुए कहता है, अगर कोई एडवेंचरर इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है तो मानो वो नाइट्स रैंकर्स की प्रोफेशन की पवित्रता का अपमान है। ल्यूक उसकी इस बात से चिंता होकर अपने सर पकड़कर बोलती है, मुझे लोवे को किसी भी नाइट रैंकर से मिलने से रोकना होगा। लाउड ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा, ये बात लोवे की जान के लिए खतरा बन सकती है। लाउड ने उसे सजेशन दिया, अगर लोवे खुद को नाइट रैंकर्स के रूप में रजिस्ट्रेशन करवा दे तो शायद बहुत सी मुश्किलों से बचा जा सके। अब यहाँ पर ल्यूक काफी शॉक हो गई थी और उसके मन में कई सवाल चल रहे थे, पर उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। और ल्यूक बस उस लम्हे को याद कर रही थी जब लोवे ने उसे कहा था, मुझे कुछ करना है, चाहे उसकी कीमत जो भी हो, चाहे वो नाकाम ही क्यों न लगे। और उसकी इस बात से ल्यूक साफ समझ गई कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। फिर ल्यूक लाउड से कहती है कि उसने लोवे की ताकत पर विश्वास सिर्फ इसलिए नहीं किया कि वो नाइट रैंकर का स्टूडेंट है, बल्कि इसलिए किया कि लोवे ने उसे बताया था कि लोवे ने खुद एक बार अडोल को हिट किया था। ल्यूक के इतना बोलते ही लाउड काफी शॉक हो गया है सुनने के बाद। लाउड ये कहता है, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, लोवे के अभी के लेवल पर यह नामुमकिन है। अब यहाँ पर ल्यूक ने भी माना कि मुझे भी शुरू में यही लगा था, लेकिन लोवे ऐसा इंसान नहीं लगता कि जो झूठ बोले। अब यहाँ पर लाउड सपिकिशियस तरीके से सोचने लगा, शॉर्ट सेंस टेक्निक तो है ही, लेकिन जो लोवे इस्तेमाल कर रहा था उसका एक अलग ही लेवल था, कुछ ऐसा जो काफी गहराई में छुपा हुआ है। लाउड ऐसा सोचते हुए अपने हथियार की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन फिर ल्यूक पीछे पलटकर कुछ कहने वाली थी, लेकिन लाउड ने पहले ही बोल दिया, लोवे के पास टेक्निक्स भी हैं। और ल्यूक की तरफ देखते हुए बोला, अगर लोवे ने फाइट्स के दौरान उस टेक्निक्स को यूज कर लिया होता तो शायद मैं ही हार जाता। अब यहाँ पर हमें लाउड के चेहरे पर एक सम्मान दिखता है सच्चे योद्धा के लिए। लाउड ने लोवे की ताकत को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया था, और जब लोवे बेहोश था तब उसी दौरान वो सपना देखने लगा जिसमें उसकी माँ एक प्यारी सी धुन गुनगुना रही थी, गाना गाते हुए उसके लिए कुकिंग कर रही थी, और लोवे बिस्तर पर लेटा हुआ था। तभी उसकी माँ ने प्यार से अपना हाथ लोवे की तरफ बढ़ाया। तभी एक बूढ़ी अम्मा कमरे में आई और चिल्लाई, तू ये क्या गा रही है? तो वो बोली, यही कविता तो उनकी वो मुसीबत की जड़ है जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जा सकते। देन कहती है, ये शब्द तुम्हारे होठों से दोबारा कभी ना निकले, समझी? इसके बाद लोवे की माँ थोड़ा घबरा गई। उसने माफी मांगी और लोवे का हाथ चूमा और कहा, मुझे माफ कर दो बेटा। और जैसे ही उन्होंने फिर से अपना हाथ लोवे की तरफ बढ़ाया, लोवे की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। अब वो एक बिस्तर पर पट्टियों से बंधा हुआ था। उसने कहा, मैं कहाँ हूँ? ल्यूक मुस्कुराई और बोली, तुम जाग गए। ये अप्रेजर ब्यूरो की इन्फर्मरी है। तुम पूरे
दिन सोते रहे। लोवे चौंक कर उठा और कहा, सच में मैं पूरा दिन सोया रहा? देन लुक कहती है, ऐसे तुम सो रहे थे जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो, और डॉक्टर ने कहा है तुम्हें मेंटल फटीग हो गया था। पता नहीं क्या बोझ उठा रहे हो, लेकिन शायद तुम चीजों को ज्यादा जल्दी कर रहे हो। अब यहाँ पर लोवे को भी लगने लगा कि शायद वो सही कह रही है। अब यहाँ पर लोवे को उस आखिरी अटैक की याद आई और वो बोला, हाँ शायद ऐसा ही है। अब यहाँ पर लुक समझ गई कि लोवे परेशान है और वो बोली, तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। क्या तुम्हें पता है कि इनकेंटेशंस आल्ट क्या होती है? लोवे ने जवाब दिया, नहीं मुझे नहीं पता है। देन लुक उसको बताती है, ये प्राणा को यूज करने का एक स्पेशल तरीका है। टॉप रैंकर्स में से इसे कई लोग यूज कर सकते हैं। लोवे ने लुक से कहा, क्या लॉर्ड भी इसमें से एक है? देन लुक कहती है, हाँ वो एक परवर्ट टाइप का वॉरियर है। उनकी ट्राइब बहुत कॉम्बैट ओरिएंटेड है और हंट करने में एक्सपर्ट है, और वो लोग दक्षिण के दलदली इलाकों में रहते हैं। उनके ट्राइब्स में ये टेक्निक्स और प्रूम्स की तरह पास होती हैं और इन्हें ही इंकिटेंशियस आर्ट कहा जाता है। इसमें एक जेनेटिक फैक्टर भी होता है, इसलिए अगर तुमने बचपन में नहीं सीखा तो बाद में सीखना मुश्किल है। इसके बाद लोवे सोचने लगा, क्या मैं भी ये कर सकता हूँ? लुक कहती है, मुझे लगता है तुम्हारे पास खुद के इंटेंशंस है, और क्या तुम्हें आइडिया है? लोई ने थोड़ी देर सोचा, उसे वो अपनी माँ की गुनगुनाहट याद आई। लोवे कहता है, शायद हाँ। लुक ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई और वो कहती है, ये एक रेकर के लिए बहुत जबरदस्त पावर है, और इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक टॉप रैंकर्स बन सकते हो, और मैंने तुम्हारे लिए एक परफेक्ट क्वेस्ट भी ढूंढ लिया है। देन लोवे कहता है, ये कहाँ है? देन वो कहती है, असाबान फॉरेस्ट में एक इन्वेस्टिगेशन रिक्वेस्ट। देन लोवे पूछता है, बस एक सर्वे है जहाँ पर जानवरों की जांच करनी होगी। लुक कहती है, हाँ लेकिन तुम खुद देखोगे, वो तुम्हारे लिए खास होने वाला है। देन वो कहती है, हाँ जानवरों का इकोलॉजिकल सर्वे, लेकिन असली मुद्दा यहाँ पर कुछ और है। हाल ही में इस जंगल में बिना किसी वजह के लोग गायब हो रहे हैं, और जो भी इस क्वेस्ट को लेने आता है वो एक एक करके बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता है। शुरुआत में तो हजारों रैंक के रैंकर्स गायब हुए, और अब तो 800 रैंक वाला भी गायब हो गया है। अगर तुम इन सब की डिस्पेयर होने की असली वजह पता लगा सको तो आराम से 200 प्लस रैंक ऊपर जा सकते हो, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। लोवे बिना झिझकते बोलता है, मैं ये रिस्क लूंगा। लुक मुस्कुराती है और कहती है, मुझे पता था, इसीलिए मैंने तुम्हें यह क्वेस्ट दिया। तो चलो अब हमें एक्सपेक्टेंट प्रोसीजर जल्दी से पूरा करना होगा। और वो कहती है, एक बात याद रखना, अजाबान फॉरेस्ट में कुछ ऐसे जानवर हैं जिनका शिकार करना सख्त मना है, कुछ पे एक्सपेक्टेशन है, और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तुम्हें ध्यान रखना होगा। लोवे लुक से कहता है, और अगर मैंने गलती से ऐसा कुछ कर दिया तो क्या होगा? देन लुक उससे कहती है, तुम्हारी रैंकिंग गिर जाएगी, और चाहे तुम जितने स्किल्ड क्यों ना हो, अगर इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया तो तुम्हारी रेपुटेशन गिर जाएगी, क्योंकि एक एडवेंचरस की रैंकिंग ही उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। अब लोई धीरे से सिर हिलाता है और कहता है, मैं समझ गया। देन लुक कहती है, तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये क्वेस्ट एक्सेप्ट करती हूँ। और वो एक्साइटेड होकर कहती है, रैंकिंग में ऊंचाई पे उड़ान भरने की तुम्हारी पहली सीढ़ी, और अब हम दोनों मिलकर बेस्ट देंगे अपना। लोवे मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ। अब यहाँ पर सीन कट होता है। अब हम लोग को असाबान फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चारों तरफ एक रहस्यमयी बैगनी सा माया जैसा माहौल फैला हुआ है, जिसमें एक आदमी धीरे धीरे एक आदमी का गला पकड़कर उसका दम घोट रहा है, और वो कहता है, जो देख लिया है उसे रोका नहीं जा सकता। दूसरा आदमी उससे पूछता है, क्या तूने फिर किसी को मार डाला? वो हंसता है और कहता है, तो क्या अपराइजर ब्यूरो को कौन सी ऐसी फुर्सत है लो रैंकर्स को ढूंढने की? और फिर वो एक पिंजरे को लात मारता है, और उस पिंजरे के अंदर एक छोटा सा कुत्ते जैसा जीव बैठा है। देन वो कहता है, रैंकिंग बढ़ाने के लिए ईमानदारी से क्वेस्ट करना ये सब बेवकूफ़ी है। सिर्फ इस छोटे से जानवर इन्हीं हॉर्सरेस का हॉर्न बेच दो तो मैं सीधा 3 डिजिट रैंक में पहुंच जाऊंगा। उसका साथी आगे कहता है, सिर्फ ताकत से कुछ नहीं होता, मैं उन लोगों के लिए बना हूँ जो सिस्टम की नाइंसाफियों के शिकार हैं। देन हम लोग को यहाँ पर इसका नाम बताया जाता है, और इसका नाम होता है रोसो क्रेवेल, स्मगलर रैंकिंग 7th। और पहले वाला आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, जैसे मैं इतनी बढ़िया रैंकिंग वाली हंटिंग को छोड़ दूंगा, मैं तो टॉप 100 में जाने वाला हूँ, और यही होगा हमारा पहला एक्टाकॉनिस। उसका नाम है डल्कन आयरिस, और उसकी एडवेंचरस रैंकिंग है 672। अब लुक और लोवे वहाँ पर पहुँचते हैं। अब जंगल के बाहर गार्ड्स खड़े होते हैं। जो गार्ड होता है वो लोवे से कहता है, मैं रैंकिंग की जांच करना चाहता हूँ। अब लोवे उन्हें अपना कार्ड दिखाता है, और वो गार्ड उस कार्ड को देखने के बाद कहता है, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारी एडवेंचरस रैंकिंग 2728 है, तुम अंदर जा सकते हो। लोवे और लिक अंदर की ओर आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर लोवे लिक से कहता है, ये स्पष्ट हो सकता है, लेकिन एडवेंचरस रैंकिंग में यहाँ पर कितने लोग हैं? लिक कहती है, लगभग 30,000। हालांकि केवल लगभग 20,000 ही एक्टिविटली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर लिक लोवे को आगे बढ़ते हुए समझाते हुए कहती है, फिर भी यह अदर रैंकिंग के लिए अनकेपेबल
नर्क है। डिफरेंट रैंकिंग को एक अलग डिजिट वाइड अनुसरण कहा जाता है। लोवे काफी सेफिकिशियस तरीके से पूछता है एक अलग डिफरेंट डिजिट वाइज। अब यहाँ पर लेक उसको समझाते हुए कहती है एग्जाम्पल के लिए एडवेंचरस रैंकिंग में 4 डिजिट वाला रैंकर अन्य रैंकिंग में 3 डिजिट वाली रैंकिंग के बराबर होगा। एडवेंचरस रैंकिंग की हाई क्वालिटी इतनी ज़्यादा है। फिर एक 3 डिजिट वाला एडवेंचर रैंकर है। अब यहाँ हमें आउल और एडी को दिखाया जाता है जिनके बारे में लिक लोवे से बता रही होती है अनदर रैंकिंग में 2 डिजिट वाले रैंकर के बराबर। वो उन दोनों से कई ज़्यादा स्किल्डफुल हैं जिनसे आपने एग्जाम में मुकाबला किया था। अब लिक अपने हाथों को एक्साइटमेंट में उठाते हुए कहती है हम लोग एडवेंचर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लोवे और लिक आगे बढ़ने लगते हैं और वो लोग डेंजर जोन रैंकिंग 48 में पहुंच जाते हैं। लोवे अपने मन में कुछ सोचने लगता है। तभी लिक लोवे की तरफ देखती है और कहती है कुछ गड़बड़ है क्या, तुम क्या सोच रहे हो? लोवे शांत लहजे में कहता है ये कोई साधारण जंगल नहीं है। लिक मुस्कुराकर लोवे से कहती है आखिरकार तुमने ये नोटिस कर ही लिया। वे कहते हैं कि स्किल्ड एडवेंचरस एक नज़र में बता सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है। आगे बढ़ते हुए लिक कहती है लेकिन आम लोगों के पास जानने का कोई तरीका नहीं होगा, इसलिए डेंजर जोन रैंकिंग बनाई गई थी। अजबान फॉरेस्ट को 2 महीने पहले खतरे के प्लेस की रैंकिंग जोड़ने का कारण सरल है। अब वो दोनों लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी उन लोग के सामने मैसिव मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो लोग तादाद में कुछ ज्यादा ही होते हैं। अब इसी बीच लोवे अपनी शॉर्ट को बाहर निकाल लेता है। अब यहाँ पर लिक चिल्लाकर कहती है लोवे तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। लोवे काफी कॉन्फिडेंटली कहता है इसे मुझ पर छोड़ दो। अब फिर लोवे एक बहुत ही एनर्जी से भरा हुआ जबरदस्त स्लैश मारता है और वहीं जितने मैसिव मॉन्स्टर होते हैं वो ढेर हो जाते हैं। लिक लोवे की तरफ देखते हुए कहती है क्या वह टेक्निक अभी अभी किसी आपको एडोल ने आपको सिखाई थी? लोवे कहता है हाँ मैंने एडोल से काफी टेक्निक सीखी हैं लेकिन अभी भी कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनका मैं यूज अभी भी नहीं कर सकता और मुझे लगता है कि मैं जल्द ही दूसरी टेक्निक का यूज करने में सफल हो सकता हूँ। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी उनके बीच एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आता है और जो कि ब्रांड आर्क डेंजर लेवल मॉन्स्टर रैंक 126। अब वो लोवे के सामने होता है, लोवे भी उसके सामने होता है। अब लोवे इसी बीच अपनी एनर्जी से भरी शॉट को बाहर निकालता है और कहता है क्या मुझे ये टेस्ट करना चाहिए? लोवे के इतना बोलते ही लोवे के शरीर से बहुत ही ज्यादा मात्रा में पिराना फूट पड़ता है। अब लोवे काफी ज्यादा भारी आवाज में कहता है मिड पैथ लोटस फ्लावर और इस टेक्निक का इस्तेमाल करके वो डबल स्लैश मारता है। लेकिन अब बात यहाँ पर चौंकाने वाली थी, मॉन्स्टर काफी ज्यादा हाई रैंकिंग का होता है। लोवे उसकी तरफ देखता है और कहता है ये फेल हो गया, उसे कुछ असर ही नहीं हुआ। अब मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तभी लिक और लोवे पीछे की तरफ भागते हैं। लिक उससे कहती है तुम कर क्या रहे हो? लोवे लिक से कहता है मैंने सोचा था कि ये काम करेगा। लिक चिल्लाते हुए कहती है तुम भूले नहीं हो कि मुझे मेरी लाइफ की तुम्हें रक्षा करनी चाहिए थी ना। जब लिक और लोवे आगे की तरफ भाग ही रहे होते हैं तभी वो लोग कुछ देखते हैं कि उन लोग के आगे रास्ता खत्म है और एक खाई आ जाती है। अब लोवे कहता है हम लोग को यहाँ से कूदना पड़ेगा। जैसे ही लोवे ये बोलता है लिक काफी शॉक हो जाती है और शॉक होते ही होते लोवे उसको पकड़ता है और नीचे कूद जाता है। कूदने के बाद लिक की हालत काफी खराब हो जाती है और वो लोवे की तरफ देखते हुए काफी गुस्से से अपने दांतों को पीसते हुए कहती है ये क्या मतलब था? अगर तुम ऐसा करने जा रहे थे तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुमने अचानक से ऐसा क्यों किया? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। बट अदरवाइज़ आप नेक्स्ट पार्ट लिखेंगे तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।